कितने सारे लीडर्स के बारे में हम लोगों ने शायद नाम सुना है, उनके बारे में पढ़ा है अपनी बुक्स में कहीं न कहीं पे। पिछले 1200-1300 साल में जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया, तो शिवाजी महाराज ने वो किया जो उससे पहले किसी ने नहीं किया था। मैं बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती प्रथा को एबॉलिश किया। बिल्कुल क्रिश्चियन टाइप के थे ये, तो इनको इसलिए क्रिप्टो क्रिश्चियन भी बोलते हैं इनको। बाल गंगाधर तिलक, बाल लाल पाल, तो ये तीन की तिकड़ी थी इनकी, जो 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 उनको बोलते थे ये नेशनलिस्टिक लोग हैं। महात्मा गांधी जी 47 में कलकत्ता में इतनी ज्यादा जो है किलिंग्स हो रही थी, हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था कि जब तक हिंदू मर रहे हैं तब तक ठीक है। जब नोआखली में जब हम मारने लगे उनको, रिटेलिएट किया हमने, तब ये सब जाके अनशन पे बैठ गए। दोस्तों, ग्राउंड जीरो पॉडकास्ट के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सब लोग को स्वागत है। मैं आपका होस्ट अनुराग वाजपेयी। मेरे साथ में आज हमारे गेस्ट अमित अग्रवाल सर हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। अमित जी वेरी फेमस ऑथर, हिस्टोरियन, IITian और भी बहुत सारी चीज़ें सर करते हैं। अमित जी हैज़ ऑल्सो रिटन 5 books which are very important to read। 6th बुक सर की इन प्रोग्रेस या इन प्रोसेस में है। सर पहले तो हम जानना चाहते हैं कि 6th बुक का सब्जेक्ट या टाइटल क्या है? टाइटल है कि अभी तो टेंटेटिव टाइटल है घर वापसी करके जी, बट बर्निंग ऑफ टेम्पल्स करके लिखा है मैंने उसका नाम। अभी बर्निंग ऑफ टेम्पल्स, हाँ, टेम्पररी टाइटल है ये। और ये जो किताब का सब्जेक्ट है वो है घर वापसी। हिस्टोरिकली हमने घर वापसी में क्या क्या हमने मिस्टेक्स करी हैं उसके बारे में ये बुक्स है। जो लोग को पिछले 1200-1300 साल में जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया, मतलब उनकी विल के खिलाफ, तलवार के जोर पे या कुछ लालच दे के जी, बट उनको लगा कि उधर बहुत ज्यादा जो है ब्रूटैलिटी है, क्रूएल्टी है, तो वो फिर वापस आना चाहते थे। ओके, 1-2 साल बाद जी, जिसने तलवार उनकी गर्दन पे रखी थी वो जब मर गए या वो कहीं भाग गए, तब वो जब आजाद हो गए तो उन्होंने बोला कि हमें वापस आना है। तो हमारे लोगों ने, हमारे स्पेशली जो मंदिर के पुजारी होते थे, उन लोगों ने जो है बड़ा विरोध किया कि इन्होंने तो जो है 1 साल वहां पे रहे हैं और वहां पे 1 साल रह के मांस मच्छी का वो किया हुआ है, उनके दोस्त और रिश्तेदार भी अभी सब वही हैं, तो अभी इन लोगों को हम वापस नहीं कर सकते, हमारे शास्त्र अलाउ नहीं करते हैं। तो इसमें 2-3 एग्जाम्पल बहुत जो है वो प्रोमिनेंट हैं। एक तो उड़ीसा के थे काला पहाड़, जो कि राजीव लोचन रॉय थे उड़ीसा के। तो उनको जब अटैक किया बंगाल के सुल्तान ने, तो जब संधि के लिए वो गए, वो उड़ीसा के लोग जीते थे। राजीव लोचन रॉय जो है वहां के जो जीत गए थे, वो सेनापति थे जी। तो वो जब गए तो उनको सुल्तान की बेटी से इश्क हो गया उनको, तो सुल्तान ने शर्त रख दी कि भाई तुम्हें तो कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी जो है तभी शादी के लिए मैं मानूंगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो ठीक है, अभी हम शादी कर लेते हैं, फिर जब वापस जाएंगे हम तो फिर चेंज हो जाएंगे। बट वो उनका बड़ा गलत हुआ। जब वो वापस गए तो सब लोग भड़क गए, ये क्या है, ये तुमने दगाबाजी करी है अपने धर्म के साथ भी, अपने देश के साथ भी, और उनको नहीं वापस आने दिया। तब वो बिल्कुल जो है बौखला गए और बहुत ही क्रूर हो गए। अपना नाम जो है, उनका नाम काला पहाड़ पड़ गया। अच्छा, हाँ। और फिर उन्होंने पुरी के मंदिर तोड़ दिए, कोणार्क का तोड़ा। वहां पे 64 योगिनी का मंदिर है कोणार्क के पास में ही, जहाँ पे 64 योगिनी की 3-4 मंदिर हैं पूरे इंडिया में जी, जहाँ पे तंत्र मंत्र की जो है वो साधना होती है। हाँ, तो वो मंदिर तोड़ दिया। फिर जाके जो है वो कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी, वहां तक पहुंच के सब मंदिर तोड़ दिए। बंगाल के ने असंख्य मंदिर को तोड़ दिया, लाखों लोगों को मार दिया। तो एक गलती जो थी काला पहाड़ की, वो वापस ना करने की, और राजीव लोचन रॉय को वापस ना करने की, वो बहुत जो है उन लोगों ने, उस समय के लोगों ने जो है सजा भुगती, और हम आज भी वही सजा भुगत रहे हैं। जो बंगाल की अभी हालत है, तब से अभी तक जो है पिछले 500 साल हो गए इस बात को लगभग। तो 500 सालों में बिल्कुल वो इस्लामिक कंट्री रहा है। तो एक तो ये था, एक इसके बारे में मैंने लिखा है। और एक दूसरे कश्मीर में थे, एक लद्दाखी थे रिंचन, तो वो बुद्धिस्ट थे। वो समहाउ जो कश्मीर में जब वैली में आए श्रीनगर में, तो वहां पे वो मंत्री बन गए। फिर उसके बाद जो है वो राजा भी बन गए।
तो फिर राजा बन के जब बने तो उनको लगा कि यार कि प्रजा को जो है अगर मुझे दिल जीतना है तो मुझे हिंदू हो जाना चाहिए। तो वो हिंदू बनने के लिए वहाँ के पुजारी के पास गए, उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं तुम नहीं कर पाओगे। तो वो बड़े खिलाफ हो गए हिंदुओं के, उन्होंने मारकाट शुरू कर दी। फिर एक सुहा भट्ट थे, उनका भी ऐसे ही रहा। तो इस तरीके से जो है वो दो वहाँ पे दो लोग थे। तो कश्मीर की उन्होंने पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी उन्होंने। और सुल्तान एक आए थे सिकंदर, उसका नाम, उन्होंने इतने मंदिर और इतनी मूर्तियां तोड़ी कि उसका नाम बुत शिकन पड़ गया। बुत शिकन मतलब जो उर्दू में बुत मतलब मूर्तियां। हाँ, तो शिकन मतलब तोड़ना। शिकन, हाँ। जो मूर्तियों को तोड़ता है उसका नाम बुत शिकन पड़ गया। तो सिकंदर बुत शिकन थे। उन्होंने जो मार्तंड टेम्पल था, सूर्य मंदिर, वो तोड़ दिया और बाकी भी बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए, सारे लोगों को मार दिया। और इतने लोगों को मारा कि जो जनेऊ जब तौला गया जो मरे हुए लोगों का, तो वो कई कुंतल में था वो। लाखों लोगों को मारा, सबको कन्वर्ट कर दिया जो जो नहीं माना, और बाकी लोग भाग गए वहां से। तो ये दो तीन जो किस्से थे इनके बारे में मैंने लिखा है कि बाकी जो लोग हैं, जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है, वो तो बुला बुला के कन्वर्ट करते हैं कि अब आप भाई कैसे भी मुस्लिम बन जाओ या क्रिश्चियन बन जाओ, हमारे यहाँ पे आ रहा है तो हम उसको वापस नहीं कर रहे हैं। मैंने ये भी लिखा है कि जो हमारा इतिहास है, जो एंशियंट इंडिया का, वो ठीक उलट था। उसमें क्या था कि बहुत सारे पहले इन्वेजन्स होते थे, जैसे शक आए, कुशान्स आए, इंडो ग्रीस जो अलेक्जेंडर के बाद जो अफगानिस्तान में बस गए, फिर उनको इंडो ग्रीस कहा जाने लगा। तो ये सब लोग थे, ये डिफरेंट रिलीजन थे। उस समय ना क्रिश्चियनिटी थी ना इस्लाम था। वो लोग आए और इन्वेड किया, युद्ध हुए, बट फिर वो यहीं पे सेटल हो गए और वो सब के सब जो है वो हिंदू बन गए और हमने उनका स्वागत किया अपने धर्म में। तो जो शक हैं वही आज के राजपूत हैं, वो ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही बात। तो वो सब लोग जो हैं वो हमने उनका स्वागत किया कि तुम मिलो हमारे अंदर आके, हमारे अंदर शामिल हो। हम तुम्हें जो है अपनी कास्ट में जो 4 वर्ण हैं उसमें से एक तुमको यहाँ पे हम स्थापित कर देंगे हम। तो ये सब हमने किया। ये तो पहले तो उसमें वर्ण व्यवस्था चलती थी। हाँ, तो उसमें से एक वर्ण बोला गया कि हम उसमें आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, उसमें आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें आपको इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, तो ये सब हमने ये किया ये। बट ये समहाउ ये जब हम 700 साल बाद आते हैं, 700 CE में जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, उसके बाद से हम ये सब भूल गए है कि ये हमारा क्या इतिहास रहा है। तो हम जो है बड़े मिशनरी रिलीजन थे। हम सब लोगों को कन्वर्ट करते थे कि भाई हमारा धर्म बड़ा, और किसी को तलवार के नोक पे नहीं, सबको शांति से समझा के वो लोग खुद आते थे कि भाई आपका जो संस्कृति है, आपका धर्म है, सभ्यता है, बहुत अच्छी है, पीसफुल है, बड़े आप लोग साइंटिफिकली जो है बहुत आगे हो आप, तो हमें अपने को दीक्षा दीजिए आप हमें। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। जो विदिशा में जो एक बहुत पुराना मंदिर है 2200-2300 साल का, वो एक इंडो ग्रीक ने बनवाया हुआ है। उसकी तो अभी जैसे रुइंस है, उसका एक पिलर है अभी, जिसको खंबे वाले बाबा बोलते हैं आजकल उसको। तो वो एक पिलर है, उसमें पिलर पे ऊपर जो शेर बैठे हुए थे, तो वो उन्होंने ही बनवाया है इंडो के। उन्होंने अपना नाम वासुदेव रख लिया था, जो ग्रीक थे। हाँ, अच्छा, हाँ। तो ये सब एग्जाम्पल्स रहे हैं, बट हम डाउन द लाइन हम जो है ये सब हम भूल गए है। और ये हमने बड़ी गलतियां करी हमने, और वो गलतियां अब मैं ये कहूं कि आज भी चली रही हैं, इन द सेंस कि हम शायद अभी मना नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतनी जागृति आ चुकी है, लेकिन जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं हम उनको भी नहीं रोक पा रहे हैं। एक ऐसा डेटा है कि आज की डेट में भी जो है वो कम से कम 10,000 हिंदू पर मंथ जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में। 10,000 तो मैं समझ कंजर्वेटिव डेटा है। हाँ, अच्छा, स्पेशली क्रिश्चियनिटी का तो बहुत ही ज्यादा जो है वो। तो इसी को मॉडर्न टर्म में जो लव जिहाद का टर्म है, इसलिए उसको बोला जाता है। हाँ, हाँ। तो मतलब ऐसा क्यों होता था सर कि जैसे पहले मतलब हमारा रिलीजन जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म अपने आप में बहुत ही इंक्लूसिव कैटेगरी में माना जाता था, कि सर्वधर्म समभाव कैटेगरी में आता था। कोई आता था तो उसको हमेशा ही अडॉप्शन के लिए लोग ओपन रहते थे। पर जैसे आपने नाम लिया वो उड़ीसा के राजा का, या ऐसी सिचुएशन में ऐसा मतलब अप्रीहेंशन क्यों आया कि क्यों उनको अपने धर्म को लेकर के उन्होंने अडॉप्ट करने से मना कर दिया उस समय? एक तो ये था कि हम मानते हैं कि हमारा धर्म बहुत प्योर है, देवताओं का बनाया हुआ है, और जो लोग बाहर चले गए वो भ्रष्ट हो चुके हैं, वो मांस मच्छी खा चुके हैं,
उनकी लड़कियों से शादी कर चुके हैं, तो हम बिल्कुल जो है अपने वैदिक संस्कृति से दूर जा चुके हैं। तो वो फिर उनको वापस लाना मतलब हमारा धर्म भ्रष्ट होगा, प्योरिटी जो है वो अशुद्ध, हाँ वो अशुद्ध हो गए, हमारी प्योरिटी खत्म हो जाएगी। हाँ, तो ये मेन एक वो समस्या रहती थी। और फिर किस कास्ट में ले हम, किस वर्ण में ले उनको। तो एक ये एग्जाम्पल था कि जिसमें से गए हैं वो उसी में से वापस ले लो। तो फिर ये था कि पनिशमेंट क्या है फिर उनको, कि भाई जो लोगों ने गलतियां करी तो कुछ पनिशमेंट होना चाहिए। ये चीज के लिए शायद उन्होंने वो किया होगा, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसे गए वापस आ गए और उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिली, तो शायद मुझे लगता है कि इसी रीजन से ये जरूरी नहीं था कि जो भटक गया है वो वापस आ रहा है तो पनिशमेंट उसके लिए वो काफी है कि एक साल वो धर रहा, वो जब गलती सुधार रहा है, अब हमने उनको नहीं करने दिया तो जो है वो उसका इम्पैक्ट कितना और आज 500 साल बाद भी इम्पैक्ट चल रहा है। कश्मीर में 700 साल हो गए हैं, 700 साल, बंगाल में 500 साल हो गए हैं जी। और दूसरे एग्जांपल्स भी हैं। एक नॉर्थ कर्नाटका में विजयनगर जो अंपायर था, जी, जो कृष्णदेव रॉय की बात कर रहे थे आप, जिनकी राजधानी हम्पी थी, अभी भी नॉर्थ कर्नाटका अभी भी है, बहुत अच्छा शहर है वो जी। तो वहां पे हरिहर बुक्का करके एक वो थे जो इसके संस्थापक थे इस राज्य के, इस डायनेस्टी के। तो उनको जो है वो सुल्तान पकड़ ले गए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के लोग पकड़ के ले गए दिल्ली, और उनको तलवार की नोक पे कन्वर्ट कर दिया गया। तो जब तुगलक मर गया बाद में, तो वो भाग के आ गए, वो वापस आए वो। तो वहां के जो एक ऋषि मिले उनको, तो उन्होंने बताया कि हमको हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमें कन्वर्ट कर दिया गया था, अब हम वापस आना चाहते हैं। तो ऋषि ने बोला बिल्कुल तुमने सही किया, तुमने, ये 13वीं शताब्दी की बात है, मतलब ये कश्मीर के टाइम की वाली की बात है ये जी जी। तो तुम्हें हम कन्वर्ट करते हैं, इनफैक्ट हम तुम्हारी फंडिंग भी कराएंगे ताकि तुम राज्य जो है यहाँ पे स्थापित करो। अच्छा। और क्या जो है उन्होंने बलशाली और कितना वैभवशाली जो है राज्य बनाया उन्होंने, विजयनगर। हाँ, साउथ इंडिया कम से कम 400-500 साल जो है अहेड हो गया। हाँ, और मतलब साउथ इंडिया पे आंच नहीं आने दी उन्होंने जी जी जी। तो उस समय का जो हैदराबाद और महाराष्ट्र था, वहां पे बहमनी सुल्तान थे जो ये पर्शिया से आए थे। तो वहां पे उन लोगों का रास्ता, तो वो लोग अटैक करते रहते थे, वो अटैक को रोक के रखते थे। और हम्पी इतना रिचेस्ट सिटी था एक टाइम में, 4वीं-15वीं शताब्दी में वर्ल्ड में। तो जो इटालियन एक निकोलाई कॉन्टी आए थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो मैंने कभी कहीं देखा ही नहीं है मैंने ये, कि वहां की जो सड़क थी वहां पे सोने चांदी और हीरे जवाहरात बिक रहे हैं। बोले सड़कों पे इतनी कीमती चीजें बिक रही हैं बिना किसी सिक्योरिटी के। सही बात, इतना वैभव था वहां का। तो जहां पे जो लोग मतलब जो क्या कहना है, जिनमें फोरसाइट थी, जिसमें विजन था, तो उन लोग वो ये कर पाए। एक पे 17वीं-18वीं शताब्दी में कुछ मराठी थे, शिवाजी के राज्य में थे, और शिवाजी ने जो है वो पकड़ के ले गए औरंगजेब के, मुगल जो थे उस समय औरंगजेब थे। फिर वो एक आध साल में जब भाग के आए, तो उन्होंने शिवाजी महाराज को बोला कि आप मुझे वापस कर लीजिए। तो वहां क्या अगेन वही हुआ कि मंदिरों के लोगों ने बोला कि नहीं भैया तो भ्रष्ट हो गए हैं, ये सब नहीं होगा। तो शिवाजी ने उनको एक कमरे में बंद कर दिया कि भाई तुम शास्त्रों में ढूंढो कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो भटक गए हैं उनको कैसे वापस लाना है। सही बात है। और उन्होंने फिर वो ढूंढा कि हाँ भाई ठीक है, एक पुराण में ये लिखा हुआ है कि जो लोग वैदिक संस्कृति से बाहर चले गए हैं उनको कैसे वापस लेके आना है। तो कुछ अनुष्ठान बताए कि त्र्यंबकेश्वर की, जो नासिक में त्र्यंबकेश्वर है जी, तो वहां पे जो है आप उसका कुछ काउंट था उसका 15-20 बार 40 बार उसका जो है वो भ्रमण करिए। तो एक भ्रमण जो है वो 10-12 दिन में होता था। ये मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, डेज याद नहीं है उसमें कितना लगता है। तो वो आप उतनी बार करिए तो आप जो है वो शुद्ध हो जाएंगे। तो शुद्धिकरण का जो है वो तरीका है हमारे शास्त्रों में, बट ये है कि लोग जानते नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो जो अपने दिमाग में आया पावर दिखाने के लिए, ईगो दिखाने के लिए, तो वो हुआ। हाँ, मतलब समटाइम्स डिसीजंस जो है वैसे गलत हो गए, इसी कारण से उसका इम्पैक्ट 400, 500, 700 साल अभी भी चल रहा है। हाँ। बट सर आपकी मतलब इतनी जो विस्तृत नॉलेज है वो मतलब हम सब लोग को बहुत सरप्राइज करती है। तो मतलब एक ऐसा काम करते हैं कि जैसे कुछ एक हिस्टोरिकली कुछ लीडर्स या लोगों के नाम लेते हैं, एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड कि उनका कैरेक्टर कैसा था एंड हाउ दे हैव हेल्प भारतवर्ष को बिल्ड करने में। या कुछ ऐसे भी लोगों के नाम होंगे जैसे जिसको देखते हैं कि मतलब वेदर दे हैव डन गुड वर्क और नॉट गुड वर्क और बैड वर्क। तो ऐसे एक
मतलब जस्ट फॉर हाँ बिल्कुल सेक ऑफ नॉलेज फॉर पीपल, है ना? तो सबसे पहले से शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो कि मतलब 340 से 298 BCE के टाइम में थे वो, काफी पहले हो गए। हाँ 2500 साल करीब। तो उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? मौर्य वंश एक ऐसा वंश था कि जिन्होंने पूरे भारत को जो है एक अखंड उसमें पिरो दिया उन्होंने। खैबर से कन्याकुमारी, नॉट कश्मीर से, हाँ उस समय तक जो है खैबर से कन्याकुमारी का वो चलता था। तो उन्होंने जो है वो उसको एक उसमें पिरोया, एक सूत्र में पिरोया उन्होंने। एक पूरा भारत को एक अपनी एक वो मिली। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले हिस्ट्री जो है हमारे यहाँ कम लिखी गई है। जो करंट फॉर्मेट है कि जिसमें जो किताब लिखी जा रही है उसमें कौन ऑथर है, किस डेट को लिखी गई, किस डेट की बात हो रही है, वो हमारी संस्कृति में नहीं था कभी भी। इस टाइप का इतिहास जो लिखा गया, जो लिखा जाता है आजकल, जी, है ना। तो जैसे वेद है लिखे गए, हमारे यहाँ लिखे गए वो बहुत सही तरीके से, बट उसके बाद मुझे ये जो टाइम फ्रेम है, हाँ, 2400 से लेकर के और फिर अभी जो 500 साल तक, बहुत सही तरीके से लिखा नहीं गया है हिस्ट्री जो है वो। तो इतिहास में हमारा जो है वो थोड़ा कमजोर रहा है, और इसके कारण भी रहे हमारी ऐसी था कि हम ऐसा मानते थे कि समय एक चक्र है। तो इसलिए हमने कभी इतिहास लिखने की जो ऑथरशिप है और जो डेट्स हैं हमने कभी लिखी नहीं कि जो अभी हुआ है हम तो निमित्त मात्र हैं, हम तो जो लिख रहे हैं बस वही काफी है। तो ये है। तो चंद्रगुप्त मौर्य पे हम आते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है बड़े वैभवशाली, और अगेन उनके जो है वो राज में बहुत ही रिचेस्ट हमारा शांति और हाँ सुख शांति था, कोई भी क्राइम नहीं था उनका। चाणक्य थे उनके गुरु उनके, तो लॉ एंड ऑर्डर। और उन्होंने जो है चाणक्य उनके टाइम पे थे, तो उन्होंने जो अपनी अर्थशास्त्र लिखी है, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि कैसे जो है आपको अपने राज्य में सुख शांति करनी है। उन्होंने बहुत सारे ऐसी वर्णन किए हैं कि जो है आपको दुश्मन को कैसे आपको नेस्तनाबूद करना है, लड़ाई होने के पहले ही जो है आपको दुश्मन को मार देना है ना। आपको जासूस रखने हैं, कूटनीति रखनी है, आपको स्पाइस रखने हैं जो दुश्मन के एरिया में जाके जो है वो विश्वकन्याएं जो है उनके टाइम पे होती थी। ठीक है सर। तो अशोका के बारे में बताइए कि हाँ, तो अशोका उनके पौत्र थे उनके। तो अशोका जो थे ये वो भी उतने ही वो थे, लेकिन बड़े क्रूर थे। उन्होंने अपने भाइयों को सबको मारा उनको, और फिर राजगद्दी जो है वो अपना ली। और उससे पहले ही वो, अब यहाँ पे अभी कंट्रोवर्सी है कि बहुत लोग बोलते हैं कि पहले ही कलिंग वॉर के पहले ही वो बुद्धिस्ट हो चुके थे। अच्छा, हाँ, बुद्ध धर्म का। और उसके बाद जो है वो कलिंग पे उन्होंने आक्रमण किया। जो हमारे सेकुलर हैं वो जो है वो हिंदुओं को नीचे दिखाना चाहते थे और बाकी धर्मों को ऊपर रखना चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कलिंग वार जब हुआ उसके बाद जो इतना खून खराबा हुआ उसको देख के उन्होंने जो है बुद्ध धर्म को ग्रहण किया। बट बहुत सारी एविडेंसेस ऐसी हैं कि नहीं, वो पहले ही हो चुके थे। तो खैर उसके बाद अशोका का प्रभाव इतना था, एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि जो ये 4 धर्म हैं हमारे, ये सब सनातन के पार्ट हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध, जैन और सिख। एनीवेज जब वो कलिंग वॉर खत्म हुआ तो उन्होंने बोला कि मैं बुद्ध धर्म का चारों तरफ प्रचार प्रसार करूंगा। तो चीन में, जापान में उन्होंने अपने दूत भेजे, उन्होंने ना सेंट्रल एशिया में उन्होंने अपने सब जगह दूत भेजे। जब सिल्क रूट पे जो है पूरी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बन गई, श्रीलंका, भूटान, बर्मा। तो वो जो पूरा सनातन का प्रचार हुआ, पूरा एशिया जो था वो जो है वो सनातन से ओतप्रोत हो गया वो। हाँ, भर गया। तो ये हमारी सिविलाइजेशन को जो एक्सपांशन मिला, जो हिंदू धर्म था, जो हिंदू लोग थे, जो हमारे जो ज्ञानी और ऋषि थे, उन्होंने कभी शायद बाहर जाने की नहीं सोची कि हम बाहर जाके एक्टिवली प्रोपोगेट करें अपने धर्म को। तो बुद्धिज्म जो था, जो बौद्ध धर्म था, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इतना अच्छा हमारा धर्म है और तो इसको हमें प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, इन सब, जापान और हर जगह पे जो है, साउथ ईस्ट एशिया में तो अभी भी हमारा जो है वो बहुत प्रभाव है, हमारा कल्चरली प्रभाव जो है। हमारे जो सबसे बड़े मंदिर हैं विश्व में वो सब वहीं पे हैं। अंकोर वाट हो गया इंडोनेशिया में, बोरोबुदुर है, प्रवन्नन टेम्पल है, जो गगनचुंबी हाँ जो मंदिर हैं। और आज से 1100-1200 साल पहले तो जो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम और थाईलैंड थे, वो तो पूरा मतलब इंडिया की कॉलोनी थे।
हाँ, मतलब और हमने एक भी तीर नहीं चलाया, एक भी गोली नहीं चलाई, बिना उसके ही जो है वो उन्होंने खुद ही अडॉप्ट कर लिया है। उनके नाम आप कंबोडिया के जो राजा थे, सूर्यवर्मन, जयवर्मन जी, इस टाइप के थे। इंडोनेशिया में शैलेंद्र डायनेस्टी थी जी, तो प्योर मतलब हिंदू नाम होते थे जी, तो वो जो है वो अडॉप्ट करते थे कि और देखते थे, जैसे हम आज देखते हैं अमेरिका में कि क्या चल रहा है अमेरिका में, तो वही अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अमेरिका वाले जीन्स पहन रहे हैं तो हम भी जीन्स पहन रहे हैं, जो वो कपड़े पहन रहे हैं तो वही हम कर रहे हैं। और हम जाते हैं जीआरई और टोफल देके वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने। ऐसे ही आज से 1200 साल पहले, 1000 साल पहले वहां के लोग संस्कृत पढ़ते थे, वहां के बच्चे, और फिर नालंदा, शारदा, विक्रमशिला में आके, वल्लभी में आके इंटरव्यू देते थे संस्कृत में। उनका टेस्ट होता था कि भाई तुम्हें कितनी संस्कृत आती है, तुम लायक हो नहीं हो, योग्य हो नहीं हो तुम हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो ये था। तो अशोक का हमारे उसमें जो है बहुत बड़ा रोल रहा है हमारा। ठीक है सर, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ। इसमें चंद्रगुप्त 2 जो विक्रमादित्य के नाम से थे वो, हाँ, आई थिंक वो 300-350 सी या इस वाले उसमें थे वो। उनका कैसा रोल था? तो उनका जो है वो अभी आप ये समझ लीजिए कि हम उस समय पे एक से एक स्टॉलवर्ड्स जो कहते हैं जिसको, वो हम पैदा कर रहे थे हम लोग। तो ये लोग आए, फिर कनिष्क जो थे वो मौर्य वंश के बाद कनिष्क आ गए। कुशाण जो थे, नॉट कनिष्क उनके एक राजा थे, जी जी जी, है ना। तो वो कुशाण ने भी बहुत अपना जो है वो भी बुद्धिस्ट थे, वो बुद्धिस्ट तो हाँ बन गए थे, मतलब बिल्कुल, है ना। तो वो सेंट्रल एशिया से आए थे। तो उसके बाद गुप्त वंश था। गुप्त वंश जो है वो जो है उस समय एक एंगस मेडिसन करके अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, तो उन्होंने प्लॉट किया हुआ है एक ग्राफ की 1 AD से लेके 1 CE से लेके अब तक किस कंट्री की क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड की इकोनॉमी में। तो हमने जो है फर्स्ट पहले साल से लेके, मतलब आज से 2000 साल पहले से लेके सन 1600 तक, मतलब जब मुगल थे तब तक हमारी जीडीपी 25% रही है। हमारा जो इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ है वो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ है। उसके पहले तक इवन जो सुल्तान और मुगल थे वो भी यहीं पे रहते थे, और सिंस यहीं पे थे इसलिए उनका अलग नहीं माना जाता है। बट मतलब आई थिंक ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो क्या है कि यहाँ से पैसा ले जा करके या सामान हाँ, ऐसा नहीं है कि वो सुल्तान और मुगल बड़े दूध के धुले पे थे, यहीं थे। नहीं, वो खलीफा को बगदाद में अपना 25% 20% भेजते थे। तो और वो कोई भी हुआ, पर्शिया को भेज दिया उन्होंने, सेंट्रल एशिया में भेज दिया, तो वो सब होता था। लेकिन क्या था कि उस समय भी जो उन लोगों के पास पॉलिटिकल पावर थी, वो जो है वो पॉलिटिक्स को अपने हाथ में रखते थे, राज्य को अपने हाथ में रखते थे। लेकिन जो ट्रेडिंग थी, जो मैन्युफैक्चरिंग थी, और जो बाकी जो व्यापार का जो था ताना बाना, वो सब हमारे हाथ में था, लोकली रखते थे, डोमेस्टिक हिंदुओं के हाथ में था। बिल्कुल। तो लेकिन ये था कि लोग गरीब होने लग गए थे, जो निचला वाला तबका था। पहले बहुत यूनिफॉर्मिटी होती थी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये नहीं कि सबके पास जो है एक ही टाइप का वेल्थ है। इक्वलिटी कभी नहीं रही है ह्यूमन सोसाइटी में। कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, हाँ, हमेशा ऊपर नीचे रहेंगे, क्लास में डिफरेंस रहेगा, लेकिन क्लास में जितना कम डिफरेंस रहेगा उतना राज्य संपन्न माना जाएगा, हाँ। है ना। कि एक ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे इंडिया में है कि एक को खाना नहीं मिल रहा है और एक अंबानी है, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये डिफरेंस जो है वो सुल्तान और मुगलों के टाइम पे होना शुरू हो गया था। तो जो हमारे जो बड़े बड़े व्यापारी थे वो जो है वो औरंगजेब, शाहजहां, इनको जो है लोन देते थे। जैसे एक वीरजी वोरा करके थे, गुजराती थे, गुजराती जैन, तो वो जो थे वो शाहजहां को लोन देते थे। अच्छा, हाँ, अहमदाबाद के थे वो। अहमदाबाद में वैश्य या ट्रेडर कम्युनिटी का अच्छा वो था। हाँ, दे यूज्ड टू गिव लोन्स। हाँ, और जब पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे या इस तरह के वो तो हमेशा जो है ये लोन देते थे। तो शाहजहां एक बार, जब औरंगजेब उस समय राजकुमार थे, प्रिंस थे, वो दक्खन में बड़ा वो करते थे, लूटपाट मचाते था औरंगजेब जो है। तो एक बार वो अहमदाबाद आया औरंगजेब, और उसने फरमान जारी कर दिया कि मंदिरों को तोड़ो। तो उसने, वीरजी वोरा जी ने जो है वो शाहजहां को खत लिखा कि भाई ये जो है ये मंदिर तोड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये आप इसको तुरंत रिपेयर कराइए। तो शाहजहां ने फरमान जारी किया कि औरंगजेब तुम वहां से निकलो और ये मंदिरों को हम रिपेयर कराएंगे। इतना होल्ड था उनका, वीरजी वोरा का। हम लोग फाइनेंशियल, हाँ, तो ट्रेडिंग जो है वो हमेशा हमारे हाथ में रही है, इसलिए हम 1600 साल तक
सन 1600 तक में भी जो है हम अच्छा खासा जो है प्रोडक्शन कर रहे थे। तभी वो लोग लूटने आते थे भाई, हर 10-20 साल में जो इन्वेडर्स थे वो क्यों लूटने आते थे, क्योंकि हमारे पास इतनी हम वेल्थ प्रोड्यूस कर लेते थे हम। गजनी 10 बार आ गया, 17 बार आया गजनी, मोहम्मद गौरी 10 बार आया, फिर बाद में सुल्तान आते रहे और मंगोल आते रहे। मंगोल हालांकि बहुत कम आए, लेकिन कुछ तो अटैक हुए बॉर्डर्स पे, बहुत बार हुआ है, बिल्कुल। तो अहमद शाह अब्दाली 7-8 बार आया, नादिर शाह आया। वो क्यों आया? क्योंकि हमारा भूमि जो है इतनी उपजाऊ है कि हम 2,000-2,500 साल से एक साल में 3 जो है क्रॉप कर रहे हैं हम, है ना। कई सारी कैश क्रॉप भी होती थी वो। हमारे मसाले जो हैं इतने वो थे, हमारे जो कपड़े थे वो इतने जो है कॉस्टली होते थे कि जो रोम जब जाते थे तो वो जो रोमन एम्परर प्लाइनी था वो उसने बोला कि हमारी जो महिलाएं हैं भारतीय कपड़ों की इतनी शौकीन है कि मेरी तिजोरी खाली हुई जा रही है। इतने सुंदर कपड़े, इतनी अच्छी क्वालिटी के कपड़े थे। नेक्स्ट में चलते सर, राजेंद्र चोला लगभग 1000 सी के आसपास 1025 में रहे वो, लगभग ऐसे ही थे। हाँ, तो वो भी एक अपना चोल वंश था, उसमें राजेंद्र चोला तो एक बहुत बड़े एक हुए हैं राजा। उन्होंने भी जो है अपना स्पेशली जो इंडिया के बाहर साउथ ईस्ट एशिया में अपना प्रभुत्व उन्होंने रखा, और उन्होंने जो है वो एक बार इंडोनेशिया में भी अटैक किया। तो हमारी नेवी इतनी स्ट्रांग थी कि वहां पे उन्होंने शलन डायनेस्टी को जो है, नहीं सॉरी, श्रीविजय करके एक था वहां पे इंडोनेशिया में, जावा में, तो उस पर उन्होंने अटैक किया। कुछ बात नहीं मान रहा था, उनकी कंबोडिया और इंडोनेशिया में आपस में लड़ाई थी, दोनों हिंदू राजा थे, तो उन्होंने उसको जो है वो अटैक कर दिया क्योंकि कंबोडिया वाले ने बोला ये परेशान कर रहे हैं हमें। तो उसमें लेकिन उसका थोड़ा साइड इफेक्ट हुआ उसका, उस चीज का, कि जब अटैक किया तो वहां का जो इकोसिस्टम था वो अचानक छिन्न भिन्न हो गया वो। अच्छा। हाँ, और वो लोग जो है वो अपने दिल पे ले गए कि यार ये तो हमारे ही लोग हम पे ही अटैक कर रहे हैं। तो जो एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ वहां पे, जो अरब ट्रेडर्स थे उस समय, उन्होंने देखा कि अब जो है ये बड़े मॉरली डाउन है, अब हम जो है अपने पांव पसारने चाहिए। तो जो पहले बिल्कुल बॉर्डर पे थे इंडोनेशिया में, अब धीरे धीरे उन्होंने जो है इस्लाम ने अपना कब्जा करना चालू कर दिया, और 100-200 साल में ही जो है इंडोनेशिया लगभग पूरा इस्लामिक कंट्री हो गया। तो उसका ये एक साइड इफेक्ट रहा वो। फिर सर आए पृथ्वीराज चौहान, 1150 से 1200 के बीच का जो टाइम था। तो पृथ्वीराज चौहान जो है की गलतियां उनकी इतनी ज्यादा थी, अच्छा, कि उसका हम आज ही भुगत रहे हैं। अच्छा। हाँ, पृथ्वीराज चौहान जो थे बड़े, मतलब क्या कहना चाहिए, वीर राजा थे वो, लेकिन हमारे राजाओं में क्या था कि स्ट्रेटेजी की कमी थी। लड़ाई में मैंने ये शायद पिछली बार भी बोला था कि लड़ाई में 3-4 कंपोनेंट होते हैं। एक होती है पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विजन, जिसको विल नहीं कहना, विल भी कह सकते हैं, विजन, कि मैं आज से अपने देश को, अपने राज्य को आज से 15-20 साल बाद मैं कैसा देखना चाहता हूं मैं, और मेरे कौन दुश्मन है, स्पेशली बॉर्डर के बाहर और बॉर्डर के अंदर भी। फिर उसके बाद आती है स्ट्रेटेजी। अब उन दुश्मनों से निपटने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो उनकी ज्यादा अच्छी नहीं थी विजन, कह लीजिए। हाँ, विजन था ही नहीं। अच्छा। हाँ, हमारे राजाओं में सब जगह पे ऐसे ही रहा है, अभी भी ऐसे ही है। तो वो विजन की हमेशा कमी रही है कि क्या हमारे दुश्मन कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं दुश्मन, अभी नहीं कर रहे हैं, बट क्या कैपेबिलिटी है उनके करने की, ये हमने कभी वो नहीं किया। तो पृथ्वीराज चौहान भी ऐसी थे। तो पॉलिटिकल विजन से स्ट्रेटेजी आती है। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान जैसे अभी के हम एग्जांपल लें, तो पाकिस्तान के पास ये इक्विपमेंट है, चाइना इतने सारे इक्विपमेंट दे रहा है, हमारे इक्विपमेंट उसके कंपैरिजन में कैसे हैं, हम उसे वन अप है या नहीं है। क्योंकि क्या होगा कि अगर हम इक्विपमेंट वाइज उनसे नीचे हैं तो वो तुरंत हम पे अटैक करेंगे। हाँ, मतलब मनोबल तो बढ़ ही जाता है। हाँ, एक तरीके से। हाँ, जीत का जो प्रोबेबिलिटी है वो जो है वो तुरंत बढ़ जाती है। कि इसके पास तो उस समय जो है धनुष्वाण होते थे, अभी आजकल जो है वो एयरक्राफ्ट है, मिसाइल्स हैं, उस समय धनुष्वाण होते थे, तलवारें होती थी। तो वो आपको स्ट्रेटेजी वैसे डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपके कौन जो है वो दुश्मन है, उसके क्या एसेट्स हैं, क्या क्या उसकी वीकनेसेस हैं। तो ये, और ब्रेवरी तीसरा कंपोनेंट है। तो ब्रेव तो हम थे, लेकिन स्ट्रेटेजी और पॉलिटिकल विजन हमारे में नहीं था। तो जब 1191 में मोहम्मद गौरी ने अटैक किया पृथ्वीराज चौहान पे,
तो उसको पता नहीं था कि इनके पास, पृथ्वीराज चौहान के पास क्या क्या है। और पृथ्वीराज चौहान बड़े जो है वो वीर तो थे ही, और बड़े बड़े हाथी लेके आ गए वो। और वो जो गजनी से आए थे, अफगानिस्तान में हाथी होते नहीं है, एक हाथी नहीं होता वहां पे, तो वो हाथी तो को देख के डर गए वो। तो उसको समझ में नहीं आया क्या है, तो हाथियों ने उनकी सेना को कुचल दिया। और फिर जो है वो मोहम्मद गौरी हार गया शाम तक, और वो अधमरा होके युद्ध भूमि में पड़ा रहा, उसको वापस भेज दिया। और हमारा धर्म युद्ध क्या कहता है कि जो है, जो घायल है उस पर हमें अटैक नहीं करना है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही हमें लड़ाई लड़नी है ना। जो गिर गया है, जो निहत्था है, उस पर भी अटैक नहीं करना है, जो भाग रहा है उस पर भी अटैक नहीं करना है। तो हमने बहुत सारे रूल बना के अपने ही हाथ बांध रखे थे। प्रिंसिपल्ड थे बहुत ज्यादा। हाँ, प्रिंसिपल्ड थे। तो और आज भी जो है वो वैसे ही प्रिंसिपल चल रहे हैं। उन लोगों का कोई प्रिंसिपल नहीं था, उनका एक ही प्रिंसिपल था, जीतना। किसी भी कीमत पे जीतना है हमें। हाँ, वो तो बिल्कुल कोई रूल नहीं है, कोई रूल। हाँ, तो उनके लिए एक ही था रूल, दो रूल थे उनके, जैसे जोक में बोलते हैं कि पहला रूल कि जीतना है, दूसरा रूल अगर कुछ डाउट है तो पहला रूल फॉलो करो। तो ये उनका रूल था। वो ये रूल आज भी है। इतिहास जो है वो चेंज नहीं होता है, वो रिपीट होता रहता है। वो तो हिस्ट्री जो है वो रिपीट होती रहती है। हाँ, तो वो पाकिस्तान का भी आज यही हाल है कि हमें किसी तरीके से जीतना है। हमें कोई रूल रेगुलेशन उनके लिए नहीं है। हम जो है बड़े रूल में रहते हैं, अपने आप को दिखाने के लिए कि मॉरल सैद्धांतिक है, मॉरल हाई ग्राउंड है हमारा। हम जो है कि देखो कितने बड़े दिल वाले हैं हम। बट सर, वैसे ये, हालांकि ये जो बात है वो बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो जीत की प्रोबेबिलिटी है वो इससे थोड़ी सी कमजोर हो जाती है इस तरीके थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा कमजोर होती है। हाँ, लेकिन मतलब ये सब चीजें, जैसे अब क्या ना, एक्सपेंशनिज्म की वैसी स्ट्रेटजी कभी भी इंडिया में देखा है तो पिछले 1000 सालों में तो कभी नहीं रही है। हाँ, नहीं, हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो एक का दो का एग्जाम्पल छोड़ दें, हाँ, तो कभी नहीं रही है, ये कभी नहीं रही है। हाँ, तो मतलब इन जनरल भी अब क्या ना कि इस तरह की सिविलाइजेशन लेगेसी को लोग बहुत अच्छा भी मानते हैं कि कंटेंटेड है, संतोषी लोग हैं, और मतलब उस तरह से इसका नुकसान बहुत ज्यादा है देखा जाए तो। सबसे ज्यादा अगर लॉस हुआ है तो देखा है तो सिविलाइजेशनल तो इंडिया का ही हुआ है। तो आपकी जो है वो आप अफगानिस्तान तक थे, है कि नहीं है? गंधारी जो थी महाभारत में वहीं से आई है। हाँ। अभी इस्लामिक हॉटबेड है कंधार जो है ना, टेररिज्म का। बर्मा तक थे, है ना, पूरी हमारी कॉलोनी थी हमारी साउथ ईस्ट एशिया में। चाइना, जापान, चाइना जो है इनफैक्ट जो आज हमारा दुश्मन नंबर 1 है आज, तो वो जो है वो हमको देखता था कि हमको गुरु मानता था कि भाई जो इंडिया करेगा वही हमें करना है। तो वो हमको मतलब उनके लोग आते थे हमारी विश्वविद्यालय में पढ़ने, 20-25 साल रहते थे, ट्रांसलेट करते थे और पूरे ग्रंथ लेके जाते थे कि भाई जो इंडिया की नॉलेज है वो असीम है। हाँ, वो तो है ना। तो चाइना जो है वो फिर हमारा दुश्मन हो गया गलतियों से। साउथ ईस्ट एशिया में हमें लोग जो हैं वो बेवकूफ बोलने लग गए। थाईलैंड वगैरह में हमारी बड़ी खराब इमेज है। तो ये जो है पृथ्वीराज चौहान की जो है भी कंप्लीट करते हैं चौहान पे। तो उन्होंने जो है वो हाथी देख के डर गए वो, और वो उसको जाने दिया। फिर उसके सैनिक आए रात में, उठा के ले गए गंधार वापस, सॉरी गजनी वापस। तो गजनी ले गए और फिर उसने फिर अपनी गलतियों को देखा। उसने वचन लिया कि मैं तब तक जो है अपनी पत्नी के साथ नहीं जाऊंगा, के पास नहीं जाऊंगा, ये कपड़े चेंज नहीं करूंगा जब तक कि मैं जीत न लूं मैं। अच्छा। हाँ, फिर उसने हाथियों के मॉडल बनवाए उसने कि कैसे अटैक करना है हाथियों पे, कैसे क्या करना है कि हाथी जो है वो जो है हम हमारे ऊपर अटैक ना कर पाए हमारे ऊपर। तो ये सब उसने पूरे 1 साल जो है पूरी उसने प्रिपरेशन करी, अच्छी से ट्रेनिंग करी, जो गलतियां थी उसको सुधारा। उस 1 साल में पृथ्वीराज चौहान जो है वो बिल्कुल वो हो गए कि हमने तो हरा दिया एक उसको, और कोई भी उन्होंने जो है वो बिल्कुल कॉम्प्लिसेंट जो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वो रहे। वो प्रिपरेशन जैसी कोई चीज प्रिपरेशन करी नहीं। उनके जो कुछ जो अच्छे सेनापति थे, जो 1 साल पहले लड़ाई में जो सबसे योगदान था, जिसका नाम स्कंद था, उसको कहीं और लड़ाई में भेज दिया। तो जब पता लगा कि गोरी जो है वापस जो है आ गया है तराइन में, पानीपत के पास में ही है वो, तराइन में आ गया है, तब उनको होश आया, तब सरप्राइज हुआ, अरे ये कैसे हुआ ये। तो बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी स्ट्रेटेजी के वो पहुंच गए वो, और उसको जो है वो बुरी तरीके से जो है वो, अब वो कैप्चर करके फिर वो वहां ले गए उसको।
वो एक पृथ्वीराज रासोन में लिखा हुआ है ऐसा। अच्छा। तो उसके हिस्टोरिकल सही नहीं है, सही नहीं है वो, कि उसने फिर जो है वो बोला कि वो बैठे हुए अंधे हो गए थे। हाँ। और वो चला विषभुजा तीर चलाया और उसको मार दिया ने, ऐसा ये गलत है, ये गलत है। ये पकड़ के उसको उनको, अब इस पे तो ऊपर पूरी मूवी बनी है इस तरह से। मूवी तो आप कैसे भी बना सकते हो। हाँ वो तो है ना। तो पृथ्वीराज रासो जो है, उन्होंने कि मॉरल डाउन ना हो हम लोगों का, तो वो एक लिखी गई है। अच्छा। हाँ, तो वो हिस्टोरिकली अच्छी नहीं मानी जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान का जो है, हमारे तो समझ लीजिए जो पृथ्वीराज चौहान ने गलती करी उस एक साल में, उसकी सजा जो है, उसके बाद इस्लामिक राज्य स्थापित हो गया, दिल्ली के सुल्तान आए, उन्होंने इतनी जो है वो हमारे पर अत्याचार किए जिसका वर्णन नहीं कर सकते हम। उसके बाद वो अलाउद्दीन खिलजी आए, वो लगभग, हाँ, और हर 4-5 साल में उनकी सत्ता चेंज होती थी। अब ये लोग क्या थे, ये लोग गुलाम होते थे। जितने ये है ना, ये गुलाम वंश, इसीलिए उसका नाम बोलते हैं। जो दिल्ली सुल्तान थे, ये सब समरकंद और बुखारा के उसमें बाजारों में बिकते थे ये। अच्छा। हाँ, इनको ये लोग खरीद लेते थे, जो सौदागर होते थे ना, जो ये स्लेव्स के, तो सौदागर खरीद लेते थे ये, और फिर इनको बेच देते थे। तो टैलेंट के बेस पे जो है वो इनका राइज होता था। उस समय क्या था कि वो लोग टैलेंट देखते थे कि यार ये बंदा कितना क्रूर है, कितने अच्छे जो है तीर कमान चला लेता है ये, कितने अच्छे घोड़े की सवारी करता है ये। तो उसके बेसिस पे इनका प्रमोशन होते रहते थे। बड़ी को इधर भेज देते कि जाओ उधर आक्रमण करो। हाँ। मुझे जैसे मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था, वो था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। तो उसको ही राजा बना दिया उसने, वो तो वापस चला गया था। बट इनको क्या काम क्या है, जो भी ये इस्लामिक कंट्रीज हैं या इस्लामिक जो किंग्स हैं, उनको गवर्नेंस नहीं आती है उनको। कभी नहीं रही, हमेशा इनके अनरेस्ट रहता है, आज भी रहा है, बर्बरता से ही रही हमेशा। दे आर वेरी एग्रेसिव, क्रूर वैसे रहे। बट हाँ, आई टोटली एग्री कि वो टीम वर्क की तरह गवर्नेंस मॉडल है, सब चीजें इन्वेड करना, एक अटैक करना एक डिफरेंट आर्ट है, एक डिफरेंट साइंस है। फिर उसको गवर्न करना, उस कंट्री को, उस राज्य को, वो टोटली डिफरेंट चीज है वो, है ना। दोनों में कोई वो नहीं है ये। तो वो लोग जो है क्या है कि गवर्न नहीं कर पाए, राज्य नहीं कर पाए। तो हर 4-5 साल बाद उन्हीं के जो गुलाम होते थे, उनके वो होते थे, वो मार देते थे उनको। तो आप अगर हिस्ट्री देखेंगे, वो 1192 से लेके सन जब तक बाबर नहीं आया, हर 3-4 साल में जो है वो लोग राजा मरते थे, उनके जो सेवक होते थे, गुलाम होते थे, वो राजा बन जाते थे, और फिर दूसरे आते थे, तीसरे आते थे। तो इसलिए पहले बलवन आया, इसके बाद उसके बाद जो है वो फिर अलाउद्दीन खिलजी आए, और एक से ज्यादा क्रूर होते थे ये। इनको दिखाना होता था कि हम कितने क्रूर हो सकते हैं, तो एक से एक नए मेथड जो है वो अडॉप्ट करते थे ये। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है सबसे भयानक लोगों में से एक थे। उसके बाद सर मुझे लगता है कि जैसे कृष्णदेव राय पे चलते हैं, विजयनगर पे। हाँ, वो भी उसी समय 13वीं शताब्दी में थे, 13वीं-14वीं शताब्दी में थे। हाँ, तुगलक के टाइम पे थे, मोहम्मद तुगलक। तो फिर वो हरिहर बुक्का थे, इन्होंने अटैक किया वहां के उस पे, और फिर हरिहर बुक्का को पकड़ के ले गए, और उसको वापस जब जो घर वापसी करी, तो वहां श्रृंगेरी के ऋषि थे, और उन्होंने बताया कि मेरे साथ यही अत्याचार हुआ है, तो हमें वापस लो। और हम जो है, क्योंकि वो सेनापति थे पहले, ये हरिहर बुक्का, तो बोले कि हम एक नए राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये हम्पी में जाइए आप, वहीं पास में ही था हम्पी, वो बहुत ही पवित्र जगह है, और बिल्कुल हनुमान जी का जो जन्मस्थली है उसके पास में ही है, 3-4 किलोमीटर दूरी है। तो वहां पे किष्किंधा पर्वत जो है ना, उसके बिल्कुल सटा हुआ है उससे जी। तो वहां पे वो पवित्र स्थान है, वहां पे आप राज्य की स्थापना करिए। और उन्होंने जो है फिर एक बहुत ही वैभवशाली राज्य की स्थापना करी। बहुत ही रिच वो था, रिच कंट्री था। और सबसे बड़ी बात की उन्होंने साउथ इंडिया को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखा इस्लामिक इन्वेजन से। और काफी मतलब मुझे लगता है कि बिजनेस या पैसे के पॉइंट से भी खरीद आया है, बट नॉलेज वाइज भी बहुत था। आपने जैसे वो तेनालीरामा की अभी भी सीरीज और सीरियल चलते आए हैं। वहां के अभी हम्पी शहर जो है वो आप देखेंगे जाके, तो वो तो फिर बाद में एक तालीकोटा की एक युद्ध हुआ था, तो सारे बहमनी सुल्तान जो थे 4-5 मिलके फिर इन्होंने अटैक किया। कृष्णदेव राय के वंशज से, ये दामाद थे उनके, रामराया। तो रामराया वो 70 साल के हो गए थे वो,
अच्छा। और बहुत सेकुलर हो गए थे। अच्छा। तो एक क्या होता है कि जब कंट्री बहुत रिच हो जाता है तो वो फिर सेकुलर की तरफ बढ़ने लगता है। हाँ। तो उसको लगता है कि अब सब लोग समान है, सर्वधर्म जो है बड़ा पाव जिसको बोलते हैं। हाँ, तो एग्रेशन खत्म हो जाता है। हाँ, एग्रेशन खत्म होता है कि उनको लगता है कि ये इसी से तो जिंदगी का मजा है। तो वो जैसे यूरोप का भी जो यूरोप का हाल है, तो यूरोप जो है अभी का है और उस समय का 5th सेंचुरी का इंडिया, नॉर्थ इंडिया 5th सेंचुरी का और 13th सेंचुरी का साउथ इंडिया। सही कह रहे हैं। तो आपको देखना है कि क्या हो रहा था उस समय पे। समय में वापस जाना है तो अभी यूरोप को देखिए और अगले 10-15 साल में यूरोप को देखिएगा। तो जो डिक्लाइन यूरोप का होगा वही इंडिया का भी हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। तो रामराया जो है वो उन्होंने क्या, उनसे बड़ी सारी मिस्टेक हुई। एक तो वो सेकुलर हो गए, बहुत सारे उन्होंने सोल्जर्स को, मुस्लिम सोल्जर्स को एम्प्लॉय कर लिया जो कि बहमनी राज्य से भाग के आ गए थे। कुछ उनसे गलतियां हुई तो वहां के सुल्तान ने भगा दिया। अब हम लोगों में बहुत ये इंप्रेशन है कि ये बहुत अच्छे लड़ाई करते हैं ये लोग, कि बहुत अच्छे फाइटर्स हैं ये लोग। ये तो ये हमारे मन में रहा, तो उन्होंने बोला कि यार ये तो बड़े काम के लोग हैं, ये अच्छे फाइटर्स हैं, तो हम इनको एम्प्लॉय करते हैं। तो इनके नाम पे ही उन्होंने एक रेजिमेंट बना दी। तो जब उन्होंने अटैक किया बहमनी सुल्तान ने, आई थिंक 1560-62 की बात है, तो ये फिर सुल्तानों ने जो ये टुकड़ी थी, इनकी रेजिमेंट थी, उसको अपनी तरफ मिला लिया। तो एंड युद्ध के दिन जो है वो उस टुकड़ी जो है वो उधर शिफ्ट हो गई। जी। और उसमें वो हार गए। वो 2-3 घंटे में ही हार गए। और उसके बाद वो हम्पी पहुंचे और हम्पी में जो है वो जो क्या था, वो लाइफ एज यूजुअल चल रही थी। कोई लोग जो है अपने दुकान पर बैठे हुए हैं, कोई पानी भर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वही समस्या, जैसे युद्ध चल रहा है बाहर। हाँ। लेकिन लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने हिसाब से बिजनेस बिल्कुल। और इतना मतलब वो कॉन्फिडेंट थे कि 300 सालों से हारे नहीं है, तो आप कैसे हारेंगे। तो वो अचानक जब वो आंधी आई इन्वेडर्स की, उन बहमनी सैनिकों की, उसने जो है इतने वैभवशाली मंदिर थे, सबको तोड़ ताड़ के जला के जो है वो राख कर दिया। आज भी जाएंगे हम्पी तो वो आपको उसकी राख जो है काली जो है वो आपको चिपकी भी मिलेगी हर मंदिर पे। अब एक उस पे चलते सर, राणा सांगा। हाँ, वो भी उसी समय के आसपास थे सर, लगभग 1500। हाँ, ये बाबर के टाइम पे थे ही है। हाँ। 1500 जब बाबर आया था तोपे लेके। तो इनकी ये भी अभी अगेन हमने हमेशा से मिस्टेक करी है, 2 चीजें की पॉलिटिकल विजन नहीं रहा हमारा और उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी नहीं रही। तो स्ट्रेटेजी में हमने ये नहीं कभी देखा कि जो है हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, दुश्मन के पास क्या इक्विपमेंट है। अब बाबर जो है वो तोपे लेके आ रहा था वो पहली बार। और वो तोपे सोचो आप कैसे लेके आया होगा खैबर पास में, जो 4000 मीटर पे है, 4000 मीटर पे मतलब ऊंचाई पे। हाँ, तो वो ऐसे करके ऐसे वो तोपे लेके आना, मतलब 100 लोग एक तोप को लेके आने में लगा उसको। और ये लोग सोते रहे और उसके बाद वो तोपों जो लेके आया, हमारे पास जो है सिर्फ तीर कमान थे। तीर कमान भी जो है वो बड़े भारी से होते थे, भाले चलते थे। अब भाला और तीर कमान बहुत ही जो है उनमें कोई मेल नहीं है। एक भाले से 1 या 2 बंदे मरेंगे, एक तीर कमान, एक तीर जो है वो लोग 1 मिनट में 3 तीर चलाते थे, मतलब 3 लोग मरेंगे 1 मिनट में। भले आप हाथी पे कितने लेके जाओगे, 10 लेके जाओगे, 15 लेके जाओगे, कितना ही कर सकते, कितने करोगे। तीर जो है 400-500 तीर आप लेके चलते थे वो लोग, एक मिनट में 3 तीर चलाते थे वो। तो कौन जीतेगा? वो लोग जीतेंगे, वो लोग जीते। आपका जो वीरता है, आपकी ब्रेवरी है, वो एक किनारे रह गई। वो इक्विपमेंट के बेसिस पे ही वो जो है वो जीत गए वो तो है। हाँ, और उनके पास घोड़े तो एसेट थे ही थे, हमारे पास हाथी होते थे, हाथी लायबिलिटी होते थे युद्ध के मैदान में। तो उनको पता था कि हाथी की आंख पे मारो, सूंड पे मारो, तो वो बेचारा जो है इतना पेन होगा कि वापस भागेगा वो, तो अपनी ही सेना को कुछ लेगा वो। तो हाथी हमेशा एक लायबिलिटी रहा है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू देखा है तो। हाँ, हाथी युद्ध के मैदान के लिए नहीं है। घोड़ा जो है वो क्या है कि वो बहुत तेज भागता है। एक दिन में उनके घोड़े जो है 100 किलोमीटर भागते थे। हमारा क्या रहा कि हमारी जलवायु ऐसी है जो ह्यूमिड है, उसमें घोड़े जो है अच्छे घोड़े जिंदा नहीं रह पाते हैं। उनको जो घास चाहिए, उनको जो चना चाहिए, वो हमारे पास नहीं था वो। तो हमारे पास घोड़े अच्छे नहीं थे कभी भी।
तो हमने घोड़ों को इंपोर्ट करने की कोशिश भी करी, बट वो यहाँ पे आके सरवाइव नहीं कर पाते थे, एक आध साल में जो है वो मर जाते थे। अच्छा। हाँ। तो जो हम घोड़े तो इंपोर्ट कर लिए, बट जो उनके ट्रेनर होते थे या जो उनकी खुराक होती थी वो सब हम कभी इंपोर्ट नहीं कर पाए। फिर नेक्स्ट चलते सर छत्रपति शिवाजी। हाँ, जो लगभग 1630 से 80 के आसपास का टाइम में रहे वो। उनके बारे में तो देखा है तो मतलब काफी समय हो गया है, देखा है तो वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड लीडर्स मराठा साम्राज्य में। और उस समय देखा है तो एकदम से मराठा और मुगल का जो टक्कर थी, तो उसके अलावा उन मतलब और कोई टक्कर दे भी नहीं पाता था। लेकिन जिस हिसाब से उनका राइज हुआ, मतलब वो मेन मतलब राजा उसके नहीं थे वो, लेकिन ही बिकेम द किंग एंड देन पूरी सेना उन्होंने बिल्ड की, सब चीजें की। तो उस हिसाब से तो उन्होंने बहुत समय तक एक काफी काम किया, तो इसीलिए रेस्पेक्टेड भी रहे हैं। हाँ। तो शिवाजी महाराज ने वो किया जो उससे पहले किसी ने नहीं किया था जी। उनके पास जो दो चीजें थी जो बाकियों के पास नहीं थी जी। क्या? पॉलिटिकल विजन और स्ट्रेटेजी। शिवाजी महाराज ने देखा कि यार ये मुगल सेना उस समय में औरंगजेब था आगरा में जी। तो मैं कि ऐसे तो हम 1 to 1 तो लड़ नहीं सकते इससे। उसके पास इतने अच्छे घोड़े हैं, इतने ज्यादा उसके पास तोपें हैं, उसके इतने सैनिक हैं, लाखों की संख्या में सैनिक सेना थी उसकी मुगलों की। तो बोले हम ऐसे तो लड़ नहीं पाएंगे, तो और हमें चाहिए जो है अपना एक राज्य, और हमें कैसे भी हराना है। तो ये हो गया पॉलिटिकल विजन कि हमें अपने राज्य को बचा के रखना है। जो महाराष्ट्र का जो नॉर्थ, स्पेशली जो नॉर्थ महाराष्ट्र का और वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो पार्ट है, ये मेरा राज्य है और उसको मुझे जो है बचा के रखना है। ये ऊपर मुगल थे और नीचे बहमनी सुल्तान थे। तो बोले हम मुझे इनसे बचा के रखना है। तो ये इनके पिताजी जो है आई थिंक आदिल शाह के उसमें मंत्री वगैरह थे, तो इनको पता था कि ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, इनकी क्या मेंटेलिटी रहती है। तो विजन था कि हमें इनसे बचा के रखना है। तो अब दूसरी चीज, अभी इस विजन से निकल के आई स्ट्रेटेजी। हाँ भाई, अब जो ये विजन तो है, अब हम इनसे जीतेंगे कैसे। तो जीतने के लिए उन्होंने बोला कि यार ये 1 to 1 तो हम लड़ नहीं सकते। जैसे महाराणा प्रताप लड़ते थे ना, क्लोज कॉम्बैट में एक युद्ध में आ गए प्लेन्स में, और फिर जो है हम लड़ रहे हैं, उनके पास घोड़े हैं, तीर कमान है, तो वो जीतेंगे वो। तो बोला ये सब हम नहीं करेंगे, थोड़ा स्ट्रेटेजिक खेलेंगे, हम गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे। हम बोले ये नहीं तो हम ये करेंगे। अब गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या है कि आपको उसमें जो है वो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी, जो लाखों की सेना है वो जरूरत नहीं है आपको जो है अच्छे लोग चाहिए, 100 लोग बस, 100 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए आपको। 1:1 का रेशियो नहीं चाहिए। हाँ, 1:1 का रेशियो नहीं चाहिए आपको। जो है एक तो अच्छे लोग चाहिए आपको, जो तीर कमान और साहसी लोग हैं, वो लोग हमें चाहिए वो। तो उन्होंने जो है अपनी एक जो है क्या कहना चाहिए, एक टास्क फोर्स बनाई वो उतने लोगों की, और उन्होंने बोला कि हम जो है एक एक करके एक फोर्ट जीतेंगे, पहले ये फोर्ट जीतेंगे, पहले दूसरा फोर्ट जीतेंगे, तीसरा फोर्ट जीतेंगे। तो जब ये 5-6 फोर्ट जीत चुके, तो वो जो अफजल खान था, उसकी स्टोरी आपने सुनी होगी, जी। है ना। तो कैसे जो है वो उन्होंने बोला कि 1:1 हम नहीं लड़ेंगे। तो अफजल खान ने भी सोचा कि यार ये बंदा तो जो है, इसके पिताजी हमारे यहाँ तो मंत्री थे, अब की एक छोटा सा बच्चा है ये, और वो था 6.5 फीट का, शिवाजी महाराज होंगे 5.5 फीट के, तो इसको तो हम ऐसे हरा लेंगे। उन्होंने प्रपोज किया कि 1:1 जो है संधि करेंगे हम, जी, है ना, मिलजुल के बात कर लेते हैं, तुम्हारा नुकसान भी ना हो, हमारा नुकसान भी ना हो। तो वो अफजल खान ने जो है, जब वो आया प्रतापगढ़ जो है वहां पे महाबलेश्वर के पास में, पंचवटी जो है वहां का हिल स्टेशन जो है, जी, पुणे से 100-150 किलोमीटर दूर। तो वहां पे आया, तो उसने मंदिर तोड़े अफजल खान ने, दिखाने के लिए कि हम कितने क्रूर हो सकते हैं। हाँ, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए मंदिर तोड़े, और उसने उनको जो है वो गाय वाय काट के उस मंदिर में फेंक दी। तो इन्होंने भी क्या किया कि सुअर लेके उसको डाल दिया मॉस्क में। हाँ। तो अब अफजल खान को थोड़ा झटका लगा कि कुछ जो है वो मेरा जो है कोई एक नॉर्मल हिंदू से नहीं हो रहा है। फिर इन्होंने बोला कि जो है, फिर इनको दूसरी चीज करी कि इन्होंने अपने जासूस रखे। तो अफजल खान का जब संधि, मतलब जब बातचीत मीटिंग होनी थी, तो वो एक उनका दूत आया, वो भी हिंदू ही था अफजल खान का।
कि भाई जो है वो, और हिंदू को क्यों भेजा, ताकि अफजल खान की क्या स्ट्रेटेजी थी कि भाई इस हिंदू को भेजते हैं, उसको बोलते हैं शिवाजी को, वो बोलेगा शिवाजी महाराज को जाके कि भाई क्यों लड़ना है, बात मान लो उसकी, तुम सिर्फ इतने से एरिया में रह जाओ, ये सब फोर्ट वोट छोड़ दो, इसके तुम जो है इस राज्य में नहीं आओगे इसके बाद, ये सबके वो टर्म्स थे। उल्टा हुआ, शिवाजी महाराज ने बोला कि तुम हिंदू हो तो तुम हमारे साथ तुम मिलो, इतना ये लोग जो है वो हमें परेशान करते हैं। तो उसकी बात वो समझ में आई, तो उसने बोला कि कुछ बताओ मुझे कि क्या 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 अफजल खान करने वाला है, क्या क्या वो बोलेगा क्या। तो उन्होंने बोला कि आप सावधान रहिएगा, उसके इरादे ठीक नहीं है, बस उन्होंने इतना बोला। तब उनकी समझ में आ गया, तो उन्होंने जो है फिर वो जो क्या शिवनक हाँ, है ना, हाँ, शिवनक, तो वो उन्होंने जो है अपने पहन के गए थे, हाँ, छुपा लिया उसको, और एक कटार भी जो है अपने घर उसमें कपड़ों के अंदर रखी उन्होंने। तो वो उनको पता था कि ये अफजल खान ऐसा करने वाला है। तो उसमें से दो लोग अलाउड थे, अफजल खान के साथ 2 लोग और इनके साथ 2 लोग, और वो उस मीटिंग रूम के बाहर जो है, अंदर कोई नहीं रहेगा, अंदर ये सिर्फ 2 लोग रहेंगे। तो जैसे ही अफजल खान ने उनको गले लगाने की कोशिश करी और उसको इतनी तेज भींचा कि किसी और का दम निकल जाए, बट वो प्रिपेयर्ड थे, वो उनको पता थी ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन। उन्होंने तुरंत जो है उसका पेट चीर दिया, उसकी अंतड़ियां बाहर गिर पड़ी। तो वो चिल्लाया, वो चिल्लाने पे जो है वो 2 लोग जो है बाहर थे, तो वो भागे, तो उन दोनों का सर जो है उनके अंगरक्षकों ने काट दिया। तो ये शिवाजी महाराज ने बोला था कि किसी को कोई भी मतलब दया नहीं दिखानी है, हाँ, नो क्वार्टर्स विल बी गिवन, सबको मार दो। तो सबका सरवर काट दिया, पूरे जो सेना थी उनको सबको मार काट दिया। तो ये जो हुआ, ये चीज जो है 1000 साल के बाद हुई, किसी हिंदू राजा ने किसी मुसलमान को इस तरीके से मारा, छद्म से, गुरिल्ला वॉरफेयर से। तो एक पूरे देश में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब दौड़ गई, अरे यार ये हम लोग तो ये कर सकते हैं, ये ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा। तो ये चीज जो डिसेप्शन था कि हमें यहाँ पे ये रूल था कि हमें जीतना है, तो कई चीजें शिवाजी महाराज ने पहली बार करी, नया रूल बनाया, जासूसी जैसे थी कि भैया वो क्या कर रहा है, वो कैसे आएगा, वो देखा जाए तो वही सब डिसेप्शन इन द वॉर आज के टाइम में वो रूल बन गया। हाँ, आज के समय में कोई नियम कानून तो है नहीं, हाँ, और वैसे ही लोग जिनका कोई नियम कानून नहीं है वही लोग जीत रहे हैं। तो वो मॉडल तो देखा है तो उन्होंने वो 400-500 साल पहले एस्टैब्लिश तो किया। तो उन्होंने बताया कि अगर विजन हो, स्ट्रेटेजी हो, तो आप जो है जीत सकते हो, चाहे वो कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। इसके बाद सर टीपू सुल्तान का टाइम आया, लगभग 1750 के आसपास में, 100-150 साल बाद जो है, फिर जब विजयनगर अंपायर खत्म हो गया, तो फिर जो है वो मुसलमान जो है वहां तक पहुंचने लगे। और फिर जो वहां के वोडियार्स थे कर्नाटका में, मैसूर में, साउथ कर्नाटका में वोडियार से, वो भी बड़ा रिच स्टेट था वो। अब वही अगेन जब रिच स्टेट था तो सेकुलर थे, तो उन्होंने जो है मुस्लिम लोगों को एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया। तो उसमें एक हैदर अली थे, पर्शिया से आया था, और पहले पंजाब में था, फिर ये औरंगजेब वगैरह के टाइम में था। उसके बाद जो है जब वहां पे ज्यादा औरंगजेब ने घास नहीं डाली, तो ये वहां पे पहुंच गया, साउथ में पहुंच गया ये हैदर अली। और वहां पे फिर वोडियार को, राजा को मार के अपना सुल्तान बन गया वो। हाँ, तो बहुत ज्यादा उसने जो है लोगों को मारा पीटा, मंदिर तोड़े। फिर उसके बाद जो है इसका बेटा आ गया टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान जो है वो उस समय अंग्रेज आ चुके थे और अंग्रेज बार बार अटैक करते थे। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया कि वो सबसे ज्यादा क्रूर था साउथ इंडिया में अब तक जो हिस्ट्री में। उन्होंने असंख्य मंदिर तोड़ दिए, कितने लोगों को कन्वर्ट कर दिया। तो जो नॉर्थ केरला वाला पार्ट है, वायनाड और ये सब, मामल्लापुरम और ये सब जो है वो 100% जो है वो मुस्लिम्स हो गए। जबकि उसकी हिस्टोरिकली उसको मतलब बहुत ही पॉजिटिव उसकी रेपुटेशन बिल्ड की गई। क्यों बिल्ड की गई? क्योंकि उस समय फ्रेंच भी थे वहां पे। तो उसने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो फ्रेंच को जो है सपोर्ट लिया उसने कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो जो हमारे सेक्युलर जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसको ऐसा प्रोजेक्ट किया कि भाई ये पहला फ्रीडम फाइटर है कि जो अंग्रेजों को से लड़ रहा है। ये नहीं देखा कि तुम फ्रेंच भी तो वही कॉलोनियल पावर थे वो। और दूसरी चीज उसके, उन्होंने टीपू सुल्तान जो है का जो है एस्ट्रोलॉजी में बड़ा बिलीव था। तो एक हिंदू पुजारी थे, तो वो जो है वो एक मंदिर में थे वो,
वो उसके दरबार में भी थे। अच्छा, इकलौते पूरे उसमें 100-200 में एक वही थे। बंदर। हजारों मंदिर तोड़े, करोड़ों लोगों को, उसने लाखों लोगों को कन्वर्ट किया, और एक जो है हिंदू मंत्री था। तो सेकुलर लोग ये देखते हैं कि भाई एक हिंदू था तो वो हिंदू धर्म का सम्मान करता था। उसने इतने मंदिर तोड़े, इतने धर्म जो है वो जो इतने लोगों को किया उसने, वो सब एक किनारे। जो आउटलायर है एक मंत्री है, जो एक पुजारी है, वो चीज मेन है। अब वो क्यों था कि वो संभव जो उसने प्रेडिक्शन किया था उस पुजारी ने, जो उसने वो एक दो बार ठीक हो गए थे वो, तो वो बड़ा सम्मान करता था उनका, और कुछ भी करने के पहले वो पूछता था उनसे। तो उसके मंदिर को छोड़ दिया टिप्पू सुल्तान ने। तो बस इसी चीज को लेके ये टिप्पू सुल्तान का महिमा मंडन होता है कि वो तो बड़ा सेकुलर था। अच्छा, हाँ, उसने जो है वो फ्रेंच लोगों को से मदद लेके अंग्रेजों को तो वो बाहर निकालना चाहता था। तो ऐसा हुआ। जबकि उसने टर्की में भी अपने लोग भेजे, जो टर्की में उस समय खलीफा थे, उनसे सपोर्ट मांगा कि तुम आके इंडिया पे अटैक करो। ये सब वो भूल गए वो। हाँ, और कितनी धन दौलत जो है वो लूटते थे मंदिरों से, वो सब जो है वो खलीफा को पहुंचाई इन्होंने। अब वो तो है ही, आई थिंक बहुत जबरदस्ती उसके देखा है तो उसका महिमा मंडन जबरदस्ती किया गया। अब देखे तो मुझे याद है हम लोग टीपू सुल्तान की तलवार करके एक सीरियल भी देखते रहते थे। हाँ, संजय खान का जो था, संजय खान का वो महिमा मंडन करने के लिए ही वो सीरियल बनाया गया। और ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, आज भी जो है वो टिप्पू सुल्तान जयंती चलती है कर्नाटका में। अच्छा। आज की डेट में भी, बीच में गवर्नमेंट ने जब बीजेपी की थी तो उसने बंद कर दिया, अभी कांग्रेस गवर्नमेंट आती फिर से चालू हो चुका है वो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सर, रंजीत सिंह, थोड़ा नॉर्थ में आते हैं। हाँ, तो मतलब उनका भी नाम मैं देखता हूँ कि काफी बिल्कुल बहुत बहुत फेमस है। हाँ, तो मतलब कैसे उन्होंने इम्पैक्ट किया पूरी नॉर्थ साइड के सिख जो साम्राज्य उन्होंने स्टैब्लिश किया। तो रणजीत सिंह भी ये शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पे चलते थे जी। तो शिवाजी महाराज को बहुत सारे लोगों ने अनुसरण किया। जैसे असम में लक्षित बरफुकन ने भी जो है, उन्होंने भी ये बोला कि जो शिवाजी महाराज जो है रोल मॉडल थे शिवाजी महाराज उनके, कि उन्होंने ऐसे लड़ाई की है तो हम भी जो है वो नावों पे लड़ेंगे ताकि जहां पे घोड़े चल ही ना पाए। तो स्ट्रेटेजी पे खेले वो। तो इसी तरीके से रणजीत सिंह भी थे। तो रणजीत सिंह ने बोला कि भाई हम जो है ऐसा नहीं है कि हम यहीं लड़ते रहेंगे, हम उनके घर में घुसेंगे और मारेंगे भी। तो पता नहीं 700-800 साल बाद पहली बार कोई एक ऐसा राजा हुआ, हिंदू राजा हुआ, जिसने अफगानिस्तान जाके जो है वो उन लोगों को मारा है। हाँ। और पूरा देखा तो पूरा सिख जो एम्पायर है वो यहाँ से लेकर के वहां तक तभी स्टैब्लिश हो पाया था। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा मतलब देखा तो राज्य जो है उन्होंने जो है वो अब्दाली के बाद जो है वो नाको चने चबा दिए है। और सबसे बड़ा क्रेडिट है उनका कोहिनूर वापस लेके आने का। तो अब्दाली के वंशजों के पास वो था। तो और उसकी जो है फैमिली, जो उसका जो शाह शुजा था उसका नाम, तो शाह शुजा को जो है वो कश्मीर को पकड़ के ले गए थे उसको, जो कश्मीरी जो थे। तो इसकी बीबी और बच्चे जो है वो इसकी हवेली में रहते थे, रंजीत सिंह की हवेली में। तो रंजीत सिंह ने बोला कि भाई हम तुम्हारी फैमिली को तब तक वापस नहीं करेंगे जब तक कि मुझे कोहिनूर नहीं दे दोगे। अब अल्टीमेटली जो है 5-6 साल के बाद जो है जब भूखा रखा उनको बिल्कुल प्रताड़ित किया, मतलब वैसे टॉर्चर नहीं किया, मतलब भूखा रख के कैद करके, तो तब जो है वो कोहिनूर हमारे पास आया। तो एक ये सबसे बड़ी चीज उन्होंने ये करी कि जो कोहिनूर जो है जो 500-600 साल से बाहर था उसको जो है वो वापस लेके आए वो। सर नेक्स्ट बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती प्रथा को एबॉलिश किया। मतलब ऑल्दो मुझे लगता है कि उनके बारे में लोग जानते हैं उनको इसी कारण से है, बट आई एम श्योर सती प्रथा है ना, तो हाँ। लेकिन उनका रोल जो है वो तो बंगाल में ये सती प्रथा का बड़ा प्रचलन था। बहुत प्रचलन तो मैं नहीं बोलूंगा, प्रचलन था, लेकिन उसको जो है वो बड़ा एक्सेजरेट किया गया अंग्रेजों द्वारा हमें दबाने के लिए। अच्छा। कि तुम लोग कैसे जो है वो बिल्कुल आदम जमाने के हो, अपनी औरतों को तुम जला देते हो, जिंदा जला देते हो, और ये तुम जो है ये किस तरीके की का धर्म है तुम्हारा, ये हटाओ इसको। ये सब जो है मतलब डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया गया। और कि हिंदू बड़े जो हैं वो 5-6 साल पुराने हैं, ये वो। उस टाइम तक जो है वहां पे यूरोप में और इंग्लैंड में स्पेशली विच हंटिंग होती थी। विच हंटिंग बिल्कुल इक्विवेलेंट था सती के। कि वहां पे जो महिलाएं जो हैं
स्पेशली वेल्दी महिलाएं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उनकी प्रॉपर्टी हथियाने का। तो वहां पे जो महिलाएं विधवा हो गई हैं तो उनकी प्रॉपर्टी हथियानी है उनकी, तो उनको विच करार दे दो, डायन, और उसके बाद जो है उनको पकड़ के जला दो। तो विच हंटिंग में 100 साल में करीब 9 से 10 लाख महिलाएं जलाई गई सन 1850 तक। ये 1820-25 में चल रहा है। करेक्ट। हाँ। बंगाल में जो डेटा है कि 100 साल में हार्डली 30,000 जो है महिलाएं सती हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिफेंड नहीं कर रहा हूं मैं कि 30,000 महिलाएं भी बहुत नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, नो डाउट कि नहीं होना चाहिए था। बट आप उस समय के परिप्रेक्ष्य को आप कंपेयर करिए तो कहाँ 9 लाख 9 लाख तो जो ऑफिशियल फिगर है, बाकी तो जो अनऑफिशियल तो पता नहीं कितनी होगी। तो विच हंटिंग वहां पे होती थी, अंग्रेज जानते थे ये, बट ये था कि हम उनकी हिस्ट्री नहीं जानते थे कि वहां पे क्या हो रहा है। बट उन्होंने सती को जो है ऐसा किया, और फिर राजा राम मोहन रॉय जो थे वो उन्होंने ये लेके आए कि सती नहीं होनी चाहिए, अच्छा काम किया। बट जो है ये बिल्कुल क्रिश्चियन टाइप के थे ये, तो इनको इसलिए क्रिप्टो क्रिश्चियन भी बोलते हैं इनको। क्रिप्टो क्रिश्चियन, हाँ, मतलब छुपे हुए क्रिश्चियन थे ये। हाँ, तो मतलब पूरे अब्राहमिक थे ये, पूरी क्रिश्चियन तरीके से सोचते थे ये कि क्या करना चाहिए उसी में, उसमें वो बिल्कुल उसके लेंस से देखते थे, क्रिश्चियनिटी के लेंस से हर चीज को। ठीक है सर, नेक्स्ट आते हैं अपने 1900 टाइप में आते हैं फिर। अब बाल गंगाधर तिलक, बाल लाल पाल। हाँ, तो ये 3 की तिकड़ी थी इनके, जो उनको बोलते थे ये नेशनलिस्टिक लोग हैं जी। उस समय क्या था कि बंगाल जो पूरे इंडिया में बड़े मतलब पैसिव टाइप का रेजिस्टेंस था जी, कि जाके जो है वो पिटीशन देते थे अंग्रेजों को, वाइसरॉय को, कि आप ऐसा मत करिए, आप हमारे लिए कर दीजिए, है ना। तो उसको लिखते भी थे, वी प्रेड, वी सबमिटेड ए प्रेयर, ऐसी लैंग्वेज यूज होती थी। तो ये लोग जो नेशनलिस्टिक थे बोले इतनी जो है चाकरी से काम नहीं चलेगा, आपको जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा। गरम दल के, हाँ, गरम दल इसीलिए बोलते थे इनको, ये गरम दल के लोग थे ये जी। तो इन्होंने बताया कि एग्रेशन से जो है से ही बात बनेगी, ये तुम जो ये कर रहे हो ये चाटुकारिता। इसीलिए आप देखिए गरम दल के किसी भी सदस्य को इतनी महत्ता नहीं दी है पोस्ट इंडिपेंडेंस। यस, है ना, कोई किसी को भी नहीं दी। आप देखिए चंद्रशेखर आजाद भी ठीक है, मतलब वो जस्ट बिकॉज कि वो इतनी कम उम्र में उनका फांसी दी गई, सब चीज हुआ, या वो शहीद हो गए। हाँ, लेकिन उन लोगों को तो टेररिस्ट घोषित कर दिया, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को तो हमारी टेक्स्ट बुक में मैंने पढ़ा हुआ है 1980 में, हाँ, कि ये जो है ये आतंकवादी थे। अच्छा, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। अब मेरे समझ से 10-15 साल पहले हटाया गया, एनसीईआरटी की बुक्स में टेररिस्ट ही लिखा गया था भगत सिंह को। अच्छा, हाँ, तो फिर यही रीजन है। हाँ, तो ये लोग गरम दल के थे और इन लोगों ने डेफिनेटली बहुत जो है एक रास्ता दिखाया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं सर BR अम्बेडकर पे। हाँ, उनके तो मतलब मुझे तो उनका नाम इस समय पिछले 10-20 सालों में तो बहुत ज्यादा, स्पेशली बीजेपी ने तो इतना ज्यादा उसको प्रचार किया है। BR अम्बेडकर हर जगह पे ये जी अम्बेडकर स्टार्ट हो गया। अब उनका जो था कि भाई ये लोग जो हैं शोषित रहे हैं ये, तो मेरा यही डिफेंस में मुझे यही कहना है कि कोई भी जो राज्य होता है कहीं पे इक्वलिटी नहीं होती है। इक्वलिटी एक आइडियलिस्टिक कंस्ट्रक्ट है। हम चाहते हैं कि सब पुरुष समान हो, सब लोग समान हो, न सिर्फ पुरुष नहीं, पूरी मानव जाति समान हो। लेकिन कहीं पे भी किसी भी कंट्री में, किसी भी सभ्यता में कोई इक्वलिटी रही नहीं है। चाहे वो इंडियन हो, ग्रीक हो, रोमन हो, सब जगह है, या हर जगह पे है। आज भी वही है, अमेरिका में वही है, अरब में वही है, एक शिया एक सुन्नी है। सऊदी अरेबिया में जाएंगे, दुबई में जाएंगे तो शिया का बहुत ही खराब पोजीशन है। कल परसों भी निकाला गया है 15-20 लोगों को, भाई तुम जाओ यहाँ से दुबई में। हाँ, मतलब वही आप ईरान में देखिए तो बिल्कुल अलग पोजीशन है। हाँ, वहां पे अलग है। और हाँ, बिल्कुल हर जगह वो सोसाइटी इस तरह से फ्रेगमेंटेड तो है ही है। बिल्कुल। बात अलग है कि हमारे यहाँ पे मतलब इस चीज को लेकर के टबो बहुत ज्यादा क्रिएट कर दिया गया। हाँ, और उसका नुकसान भी रहा है। हाँ। कि इस तरह से रहता है तो मतलब हम लोग भी बहुत ही ऐसे भी इंक्लूसिव सोसाइटी रहे हैं। तो क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे ही है, कैथोलिक है, किसी कंट्री में कैथोलिक बड़े पावरफुल हैं, किसी में प्रोटेस्टेंट बड़े पावरफुल हैं, और आपस में लड़ते रहते हैं। 300-400 साल पहले क्रूसेड्स होते थे जिसमें लाखों लोग मरते थे। तो ये जो कहना है कि सिर्फ हमारे यहाँ ही ऐसा हुआ है,
मैं ये नहीं मानता, मैं ये जी 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 हाँ, सभी जगह है, मैं भी ये मानता हूँ सभी जगह ऐसा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा डिग्री पे जितना आज बोला जाता है वो हुआ है। भाई चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अभी आज की डेट में वो जो है वो SC ST वर्ग में आते हैं ये लोग, ये और कभी इतने बलशाली राजा रहे वो, इतने वैभवशाली है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल, है ना। वाल्मीकि ने हमारे जो है रामायण लिख दी उन्होंने, जबकि वो SC ST हाँ। कैटेगरी। सोहेलदेव जो थे, जो सन 1030 में 1030 में उन्होंने मोहम्मद गजनवी के बेटा जो मसूद आया था, सलार मसूद, उसको हराया, उसको जिनको अभी अहीर बोला जाता है। तो इन लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमेशा से। कभी ठीक है स्ट्रेट चीजें रही होंगी, एक अनइक्वलिटी रही होगी कि ब्राह्मण्स और ये सब ऊपर हैं और ये लोग नीचे हैं, तो वो हमेशा से रहेगा, हर कंट्री में रहेगा। व्यवस्था के हिसाब से सब बटा हुआ था। हाँ। कास्ट मॉडल तो अभी अंग्रेजों के टाइम से ही उन्होंने शुरुआत कराई, उसके पहले तो कभी इंडियन हिस्ट्री का हिस्सा कभी नहीं था। उन्होंने ये चीज शुरू भी, सेंसस भी कराया, उन्होंने ही सेंसस शुरू कराया कि हाँ कास्ट मॉडल में कितने लोग कितने हैं, कितने लोग SC हैं, और इस तरह का मॉडल जो है। तो अम्बेडकर का रोल सबसे रहा उसमें संविधान लिखने में। तो संविधान वैसे तो बहुत अच्छा है, इसकी अब अगर आप इसका पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे तो बड़ा अच्छा संविधान है, टाइम टेस्टेड है, अभी तक मतलब 80-90 साल से जो चल रहा है उसमें। दूसरा चीज देखा जाएगा तो ये पूरा कॉपी पेस्ट है, 10-15 जगह से जो है कुछ इधर उठाया कुछ उधर उठाया। इसका बेस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो लेके आए थे अंग्रेज, वही बेस है। और फिर उसके बाद कुछ फ्रांस से ले लिया, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, कुछ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया, कुछ इधर से लिया, कुछ जर्मन से लिया, कुछ तो इस तरीके से बटा के कॉपी पेस्ट बना के कर दिया। उसमें 2-3 चीजें जो हमारे जो है वो बहुत हमारे मतलब विपक्ष में है, जो चीज जो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वो है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 है। उसमें क्या है कि सबको राइट है हर रिलीजन को कि वो अपना प्रोपोगेट करे। अच्छा, है ना। अब हिस्टोरिकली और सिविलाइजेशनली हम लोग प्रोपोगेट नहीं करते हैं, ठीक है। हम नहीं बोलते कि भाई तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हें मेरा नौकरी करनी है तो तुम्हें कन्वर्ट होना पड़ेगा। हर जगह पे ऐसा है। तो आर्टिकल 25 और वो लोग क्या लेते हैं, क्या प्ली लेते हैं कि आप ही का संविधान है, आप ही ने तो लिखा है ये कि राइट है हमारे पास आर्टिकल 25 में, तो हम क्यों ना यूज करें, हम तो करेंगे। यही लोग, यही क्रिश्चियंस भी बोलते हैं, यही मुस्लिम्स भी बोलते हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं। तो इस तरह का है। तो मतलब मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का तो प्रोसेस हमेशा से रहा है, कितने अमेंडमेंट हुए हैं। हाँ। तो मतलब दिस शुड हैव आल्सो बीन अमेंडेड कि भाई जो जितना है आप उतना मतलब करिए, आपका कन्वर्जन कंपोनेंट जो है वो बाध्य नहीं होगा या लीगली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नहीं, लीगली एक्सेप्टेबल तो 1950 में हो गया। 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने पार्लियामेंट में पास कर दिया। बट अभी क्या है कि वो फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट को चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 2/3 मेजोरिटी चाहिए आपके हर हाउस में, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट्स वगैरह में। तो वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, आप जो है वो इसको डाइल्यूट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसके दूसरे ही तरीके हैं कि जैसे अभी जो है कन्वर्जन को जो है वो बहुत सारी तरीके से देखा जा रहा है। हाँ, राज्य सरकारों ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं यूपी में, महाराष्ट्र में, बट वो नॉर्मली जो है वो इनफेक्चुअल है आर्टिकल 25 को देखते हुए। तो इसलिए जो है वो डेमोग्राफिक चेंज जो है निरंतर चलता जा रहा है। पंजाब में जो है अभी इस समय कम से कम नहीं तो 40 से 50% क्रिश्चियंस हैं। 50%? हाँ। आंध्र प्रदेश में 30-40%। तमिलनाडु में जो अभी जो चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम जोसेफ है, कम से कम 50%। केरला में 30%, गोवा में 25%, और मिजोरम और नागालैंड उसमें तो परसेंटेज और ज्यादा, 99%। तो क्रिश्चियन की पॉपुलेशन कुछ नहीं तो पूरे इंडिया में वो 2% बोलते हैं, नहीं तो कम से कम नहीं तो इस समय 12 से 13% है। अभी जो सेंसस हो रहा है उसमें भी आप देखेंगे 4-5% ही आएंगे, क्योंकि इनके नाम जो हैं चेंज नहीं करते ये लोग नाम, मतलब सिर्फ रिलीजन वैसे। हाँ, ये लोग चढ़ जाएंगे। अब वो कास्ट मॉडल में नहीं दिखेगा। नहीं, कास्ट मॉडल में भी रहते हैं ये मतलब अपने आप को दलित क्रिश्चियन बोलते हैं। अच्छा। हाँ, SC ST के सारे प्रिविलेज लेते हैं, ये अपने आप को दिखाएंगे कि हम SC ST हैं, लेकिन चर्च जाएंगे वहां पे लोग फिर अपने जो है फैमिली में और लोगों को कन्वर्ट करेंगे, वो सब चल रहा है। वो धर्म जो है क्रिश्चियन हो गया। हाँ। और कास्ट मॉडल में वो SC ST कैटेगरी में आ गए। हाँ। तो वो दोनों तरफ से उनको वो है। बिल्कुल।
नेक्स्ट सर आते हैं मतलब महात्मा गांधी जी के बारे में, वो भी उसी कंटेम्प्रेरी उसमें कैटेगरी में है। और उस उनके नाम पे तो क्या बहुत सारे लोग अब डिवाइड भी हो गए हैं। मुझे लगता है कि 2000 के पहले देखा जाए तो मतलब यूनानिमसली ही वाज मतलब प्रूवन एक्सेप्टेबल लीडर। बट 2000 के बाद जब से जनसंख्या आई है, तब से जो है वो बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं या बहुत सारे उनके बारे में जो चीजें हैं वो भी लोगों ने अब निकालना शुरू कर दिया है, और लोग वोकल भी हो गए हैं। ये भी है, पहले शायद वोकल नहीं थे, अब शायद लोग वोकल हो गए हैं। तो मतलब हाउ डू यू परसीव हिज रोल इन कंस्ट्रक्टिंग इंडिया? जब ये महात्मा गांधी आए थे तो अब कई सारे इसके इंटरप्रिटेशन है। कई लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों ने इनको प्लांट किया, कई लोग बोलते हैं कि नहीं जो है ये अपने आप ही आए थे। खैर जो भी हो, तो अच्छे पॉलिटिशियन थे बट टोटली सेकुलर थे। सेकुलर और कहा जाए तो इस्लामिस्ट ही थे बिल्कुल ये। अच्छा। हाँ, ये सोचते जो है वो बिल्कुल मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से थे ये। तो 1920 में या 1925 में आई थिंक स्वामी श्रद्धानंद थे आर्य समाज के, जिन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की जो स्थापना करी थी। और इन्होंने बड़ा कैंपेन किया घर वापसी के लिए, सामूहिक घर वापसी के लिए, स्वामी जी ने। तो ये जो है समझ लो उस समय के कि विवेकानंद के बाद जो है ये सबसे प्रभावशाली हिंदू श्रद्धानंद थे। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने हजारों लोगों को, 50-60 हजार लोगों को ये मलकाना जो है यहाँ से नोएडा से बाहर जाएंगे ना, अलीगढ़ साइड में जो मलकाना, आगरा, ये सब जगह पे बहुत सारे मुसलमानों को कन्वर्ट किया इन्होंने। अच्छा। तो मुसलमान जो है वो बड़े भड़क गए, और एक अब्दुल ने जाके, उसका नाम एक्चुअली अब्दुल था, तो अब्दुल जो ने जाके उनको गोली मार दी। अच्छा। हाँ, स्वामी जी को। तो गांधी जी ने उसको डिफेंड किया कि अब्दुल तो मेरा भाई है। तो उसने तो गोली मार के सही किया। भाई स्वामी जी जो कर रहे थे वो ठीक नहीं कर रहे थे वो। अच्छा। फिर 1900 उससे पहले, श्रद्धानंद के पहले जो है मतलब उन्हीं के टाइम पे 1920 में मपीला राइट्स हुए थे केरला में। मपीला बोलते हैं उसको। तो ये जो टिप्पू सुल्तान ने जिनको कन्वर्ट किया था 1780-90 में, तो उन्हीं के वंशज थे ये, जो वायनाड और मामल्लापुरम वाला एरिया, नॉर्थ केरला वाला, नॉर्थ और ईस्टर्न केरला वाला जो पार्ट जो मैसूर कर्नाटका से लगा हुआ है, वो लगभग 95% जो है इस्लामिक है वो। इसीलिए राहुल गांधी वहां से लड़ते हैं। हाँ, इसीलिए क्योंकि वो डेमोग्राफी। हाँ, उन लोगों ने क्या किया कि जो है पूरे हिंदुओं को पकड़ के जो है वो मारना शुरू किया। सारे मंदिर तोड़ दिए उस रीजन में, जो दोबारा टिप्पू सुल्तान के बाद दोबारा जो रेनोवेट किए गए थे, और सारी औरतों को उठा के ले गए, और मतलब बिल्कुल मैसेकर था वो। 50-60 हजार हिंदुओं को जो है उन्होंने मारा। तो गांधी ने उसको कंडेम करने से भी मना कर दिया कि नहीं, ये तो मुसलमानों का धर्म है, और आपको तो जब आप मर रहे हो तो गर्व महसूस करना चाहिए कि आप एक मुसलमान की तलवार से जो है वो कट रहे हो। ये सब उनके डॉक्यूमेंटेड जो है ये स्टेटमेंट्स हैं, ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। बट ये सब चीजें जैसे आज के समय में मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप किसी मुसलमान से भी बोलें कि हाँ ऐसा ऐसा किया गया, तो वो भी बोलेगा कि हाँ महात्मा गांधी जी का जो ये इस तरह के स्टेटमेंट है वो अच्छा नहीं था। क्योंकि ये कोई बहुत वैसी बात तो है नहीं कि जो किसी को मतलब लॉजिकल सही या गलत। मुसलमान क्यों बोलेंगे, वो तो फक्र से बोलते हैं कि हमने ये राइट्स किए हमने। नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ, मैं तो लॉजिकली इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट से बोल रहा हूँ कि आप किसी भी एक इंसान से पूछें, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी को भी एक क्लैरिटी आ जाएगी कि जो महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट था वो ठीक नहीं था इस सिचुएशन के हिसाब से। तो इतने मतलब अगर उन्होंने ऐसा किया तो उस समय में भी जो लोग थे, क्या उन्होंने उनको रोका नहीं, या उन्होंने उसको बोला नहीं उस समय कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? मतलब ये तो मतलब बिल्कुल एक्चुअली क्या है, उस समय जो 1920 से लेके 1940 तक महात्मा गांधी का वर्चस्व था कांग्रेस में, बहुत ज्यादा बिल्कुल। 1940 के बाद वो साइडलाइन, नेहरू ने उनको साइडलाइन करना शुरू किया। और 1920 से 1940 तक तो जो गांधी जी बोल रहे हैं वो तो जो है वो आकाशवाणी है, वो पत्थर की लकीर है। तो वो जो बोलेंगे वो कुछ ना कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे, ऐसा था। सही कह रहे हैं, हो जाता है। मुझे लगता है कि मतलब होता है कि यू आर
समटाइम्स यू आर एट अ पोजीशन हाँ, जहां पे लगता है कि मैं ही गॉड हूँ। और एज कंपेरिजन उनके बड़े दो दोस्त थे खिलाफत आंदोलन में, मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों भाई थे। जब महात्मा गांधी ने इसका सपोर्ट किया था खिलाफत आंदोलन का, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, उन्होंने बोला कि भाई हिंदू मुस्लिम को साथ में रहना चाहिए, तभी हम अंग्रेजों से छुटकारा पा पाएंगे। तो बड़ी दोस्ती भी थी मोहम्मद अली शौकत अली। तो ये कहा था ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ऐसा करके क्लेम किया जाता था। अच्छा। तो बाद में जब उनका झगड़ा हो गया, आपस में मनमुटाव हो गया मोहम्मद अली का, जब स्पेशली जब चौरी चौरा से उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया महात्मा गांधी ने, तो मोहम्मद अली का स्टेटमेंट था कि महात्मा गांधी जो भी हो, जितने भी अच्छे हों, लेकिन जो सबसे खराब मुसलमान है वो उनसे अच्छा है। अच्छा। तो आप उन लोगों को जितना आप उनकी चाटुकारिता करोगे, आप उनकी नजरों में रहोगे काफिरी। हाँ, मतलब आई थिंक उस समय के हिसाब से तो जो उन्होंने किया वो और देखा तो पूरा पार्टीशन देखा है, तो उसमें बहुत बड़ी जो निगेटिव भूमिका थी वो तो थी इन्हीं की। देखा है तो उन्होंने बहुत सारी चीजें से, खिलाफत आंदोलन भी उसी समय के आसपास आया, उन्होंने उसको भी मतलब 1920 में उसमें उनको भी उसको सपोर्ट किया। आपने इस तरह की सीट बनने में सहयोग दे दिया, और जो कि 20-30 साल में आकर के 1920 से 25-30 साल में ही देखा है, तो एक सिस्टम आ गया कि जहाँ पे उनको हुआ कि भाई अब देश का विभाजन होना है, उसमें अब मुस्लिम है ये, और यहाँ पे नॉन मुस्लिम हो गए या, और मतलब ये तो बड़ी छोटी सी चीजें हैं, जो है वो उन्हीं की तरफ से सोचते रहते थे। 1947 में जब विभाजन हुआ तो ये हुआ कि भी 75 करोड़ जो है इंडिया देगी पाकिस्तान को। तो जब विभाजन हो गया तो 20 करोड़ तो दे दिए गए बिना किसी, उन्होंने रिक्वेस्ट भी नहीं करी, पाकिस्तान ने खट से दे दिए गए। और 55 करोड़ का था कि हम थोड़ा बाद में देंगे। जब ये कश्मीर पर अटैक किया दिसंबर 47 और 48 के शुरू में कश्मीर पर अटैक किया, तो पटेल साहब ने जो है उसको रोक दिया कि हम ये 55 करोड़ नहीं देंगे। तो ये साहब अनशन पे बैठ गए कि 55 करोड़ नहीं दे रहे हो तुम उनको। 47 में कलकत्ता में इतनी ज्यादा जो है किलिंग्स हो रही थी, हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था। जब वापस हम लोगों ने रिटेलिएट करना शुरू किया तो ये साहब जाके नोआखली में बैठ गए कि नहीं वायलेंस नहीं होगा। ये इंतजार कर रहे थे कि जब तक हिंदू मर रहे हैं तब तक ठीक है। जब नोआखली में जब हम मारने लगे, उनको रिटेलिएट किया हमने, तब ये साहब जाके अनशन पे बैठ गए। हाँ बिल्कुल, वो याद है कि वो सब। तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ही नेगेटिवली ही मेरे ओपिनियन में, बाकी को इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, बट मेरे समझ से तो जो इन्होंने अहिंसा का जाप करना शुरू कर दिया, जो कि सिर्फ हिंदुओं ने सुना, मुसलमानों पे अंग्रेजों पे ये कुछ नहीं कर पाई है। हाँ बिल्कुल, बात ठीक है सर। मतलब ऐसा भी बिल्कुल बात ठीक है, मुझे लगता है कि जो उनकी अप्रोच एक तरफा है वो शायद बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है। और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम करके एक नई इन्होंने शुरू उन्होंने कर दिया। और देखा जाए ठीक है, उन्होंने कुछ रेजिस्टेंस वगैरह, कुछ इनके जो ऑप्टिक्स थी वो बड़ी अच्छी थी। आते ही आते उन्होंने बोला था कि जो है कि मैं तुमको 10 साल में जो है स्वराज दिलवा दूंगा। 1915 में आए थे शायद ये, 1915 है ना। तो 10 साल में ही बोले कि मैं तुमको स्वराज दिलवा दूंगा। 2-3 कंडीशन रख दी उन्होंने कि हिंदू मुसलमान एक होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, 10 साल में आपको स्वराज मिल जाएगा। तो ये चीज थी जो बड़ी इलेक्ट्रीफाई करने वाली चीज थी। लोगों में जो है एक रोमांच पैदा कर दिया इस स्टेटमेंट ने कि मैं 10 साल में तुमको जो है स्वराज दिलवा दूंगा मैं। 1915 में, मतलब 1925 तक जो है हमें मिल जाएगी आजादी। हाँ, आजादी नहीं मिलेगी तो मतलब आजादी के पास में पहुंच जाएंगे हम। हाँ, लेकिन तो आपने एक वो तो दे दिया, एक डायरेक्शन दे दी, एक विजन दे दिया आपने। जनरली क्या पॉलिटिशियन बड़े अच्छे थे ये, तो ये सिंबोलिज्म में बड़ा बिलीव करते थे। फिर जाके जैसे डांडी में पहुंच गए, नमक वो तोड़ा, तो उससे बड़ा उनको जो है पूरी इंटरनेशनल प्रेस में बड़ी वाहवाही मिली उनको। और प्लस जो है वो एक छोटे से बच्चे टाइप के थे, अड़ जाते थे हर चीज में, तो उसका बड़ा खामियाजा हुआ। पॉलिटिक्स में ये सब नहीं चलता है ये। मेरे ख्याल से वो सब उनका एज एडवांटेज भी था कि उस एज पे आते आते उनको उनकी एक्सेप्टेंस, उनकी इस तरह की जो चीजों को लेकर के वो भी हो गई थी कि हाँ, जैसे आपने बताया कि वो बचपना से दिखता था, बट सिंस वो उस एज ग्रुप के थे तो लोगों को लगता था कि अरे ये कर रहे हैं, और फिर वो उसका सिंबोलिज्म को लोगों को लगता था हाँ इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। डांडी यात्रा या जो किया
ऐसे तो बहुत कि जो कर रहे होंगे अच्छा ही कर रहे होंगे, तो सोच के ही कर रहे होंगे ना, मास्टर स्ट्रोक होगा ये, मास्टर स्ट्रोक होगा। तो ये सब चीजें थी है। बट इनका कंट्रीब्यूशन जो ओवरऑल देखा जाए, जो हमारी इंडिपेंडेंस है उसमें नेक्स्ट टू जीरो ही है ये। जो हमें फाइनली जो इंडिपेंडेंस मिली वो World War II के कारण मिली हमें। वो तो है। हाँ, तो इस तरीके से महात्मा गांधी होते या ना होते, हमें फ्री होना ही था, हमें होना ही था। हाँ। सर एक और नाम है मुझे लगता है कि जैसे सरदार पटेल जी का, तो मतलब इस तरह से अभी 5-6 और है क्योंकि हमें मॉडर्न डे तक आना है। हाँ, तो सरदार पटेल के बारे में भी थोड़ा सा। हाँ, सरदार पटेल का सबसे जो ऑब्वियसली जो हम याद करते हैं वो कंट्रीब्यूशन था नेशनल इंटीग्रेशन में। जो कितने 550 जो राज्य थे, रियासतें थी, उनको इंडिया में मिलाना, वो अपने आप में एक बहुत कठिन, एक कॉम्प्लेक्स वो था। और उसमें उनका मतलब अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन था। अगर वो ना होते तो पता नहीं क्या होता, इंडिया शायद नहीं होता। उन्होंने हर जगह को मिला लिया, जहां पे 4-5 जो थे, जो स्पेशली जो मैं नाम लूंगा, एक जूनागढ़ था, हैदराबाद, हाँ जूनागढ़, हैदराबाद, ये 2 जो, और कश्मीर, ये 3 चीजें थी। तो जूनागढ़ में तो उन्होंने आर्मी भेज दी। नेहरू जो है, नेहरू से इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी इनकी। तो ये काम जो नेशनल इंटीग्रेशन का, ये नेहरू के बावजूद कर पाई है। तो ये इनका बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है। अगर नेहरू रहते तो बिल्कुल सब छिन्न-भिन्न हो चुका होता है। एक तो जूनागढ़ पे उन्होंने आर्मी भेज दी, हैदराबाद में जो है वो आर्मी भेज दी, कश्मीर में इनका वो रहा। जब वो पाकिस्तानी के जो अफरीदी जो थे वो जब वहां पहुंचे, उन्होंने अटैक किया, तो इन्होंने ही हरी सिंह के साथ जो है कि एग्रीमेंट साइन करके उसको विलय करवाया और अपनी आर्मी भेजी। अभी जो 2-3 चीजें जो हैं जो नहीं कर पाए वो था, एक तो बलूचिस्तान जो एरिया था वो इंडिया में मिलना चाहता था। कलात का तो समय था नाम, बिल्कुल। तो वो उसको नहीं करवा पाए। उसमें नेहरू जी अड़ गए थे कि कोई जो है हमारी बॉर्डर मिल नहीं रही है इसमें, तो वो जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश है वैसे ही हम होंगे, तो इसको उसमें मिलने दो। हाँ, नेहरू ने और ये नेहरू के मंत्रियों ने ऑल इंडिया रेडियो पे ये डिक्लेयर करवा दिया कि जो कलात है वो जो है उसको नेहरू ने एडवाइस किया है, या वीपी मेनन ने एडवाइस किया है कि वो पाकिस्तान में विलय हो जाए। तो पाकिस्तान ने तुरंत अपनी आर्मी भेज के उसको जो है वो करा लिया, हाँ, अपने अंदर इंटीग्रेट कर लिया। तो अभी एक आध चीजें जो थी वो रह गई उनसे। जबकि स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो कितना मतलब बड़ी पोजीशन का एडवांटेज है बलूचिस्तान। और हम उसके बाद से हम ये सोचते रहे कि स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान जो है हमारे फेवर में है। मतलब मुझे ये नहीं समझ पाया कि ये ऐसा कौन सोच सकता है कि आपका दुश्मन स्ट्रॉन्ग हो। पता नहीं, मतलब मुझे भी लगता है कि वो उस स्ट्रेटजी को डिसाइफर करना बहुत मुश्किल काम है। हाँ। लेकिन प्रोपोगेट 80 साल तक अगर आप नहीं समझ पाए तो उसका मतलब गलत है वो। लेकिन लगभग 50-60 साल तक उसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया गया है। हाँ, अभी भी फॉलो किया जा रहा है। अभी कौन सा हमने चेंज कर दिया ये? हम अभी भी ऐसी सोचते हैं। हम जिस दिन हम ये सोचना बंद कर देंगे कि स्ट्रॉन्ग एनिमीज इन आवर फेवर, उस दिन सबसे पहले आप जो है बलूचिस्तान को अलग करवाएंगे आप। बलूचिस्तान की हालत बहुत खराब है, आए दिन उनको मारा जाता है, और वो लोग भी जो हैं वो जो हैं फाइटर्स हैं वो तो अपनी इंडिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ ही रहे हैं। तो हमारा क्या फर्ज है? जैसे वो लोग कश्मीर में कर रहे हैं, हमें बलूचिस्तान में वो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, तो बलूचिस्तान वाले क्या बोलते हैं कि जब आपके पाकिस्तान से अच्छे संबंध होते हैं तो आप हमें फंडिंग भी बंद कर देते हो, इक्विपमेंट भी नहीं देते हो। जब आपकी लड़ाई होती है तब हमें देना शुरू कर देते हो। ये वन ऑफ का क्या आपका वो चल रहा है? आपको कॉन्स्टेंटली ये चीजें जो है ये वन फाइन डे नहीं होती है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको सपोर्ट करना है उनको। हाँ, मतलब वो कांस्टेंट परसिस्टेंट होना चाहिए। बिल्कुल, तब आप उसको कमजोर कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, बलूचिस्तान को अलग करने से सबसे पहले चाइना की पोजीशन गड़बड़ होगी। CPEC जो है वो उनका खत्म हो जाएगा। वो पाकिस्तान को आप खंडित कर लोगे, अगर आप पाकिस्तान को खंडित कर पाए आप 10 साल में, तब इंडिया इंटैक्ट रहेगा। अगर आप बलूचिस्तान को अलग नहीं कर पाए तो आप देखिएगा कि कुछ सालों बाद फिर से पार्टीशन होगा इंडिया का, 20-25-30 साल बाद। बड़ा मुश्किल है उसको। तो इसलिए सबसे पहला काम है कि आपको अपनी लड़ाई को उनके उसमें लेके जाना। थोड़ा सा एग्रेशन तो लाना ही होगा, अदरवाइज आप सीधे लड़ाई मत करो। तो बलूचिस्तान को जो है जितना सपोर्ट कर सकते हो मिलिटरली, फंडिंग देके, शिवाजी महाराज जैसी स्ट्रेटजिस्ट तो लाना ही होगा सिस्टम में। बिल्कुल, अदरवाइज तो और ऐसा भी नहीं कि वो लैंडलॉक्ड है। हाँ, वो भी है ना। आपकी अभी बड़ी अच्छी दोस्ती है ईरान से और अफगानिस्तान से,
वो उनका बॉर्डर एरिया है, उनका बॉर्डर एरिया है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट पे चलते हैं जवाहरलाल नेहरू पे। अब इसके बारे में हम एक ही लाइन बोलेंगे कि जो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, अहमद शाह अब्दाली, उसी कैटेगरी, नादिर शाह, ये 5 मिलके जो नहीं कर पाए वो नेहरू जी ने कर दिया। वो सब लोग लूट पाए, मार पाए, जो विभाजन है वो उनमें से किसी ने नहीं किया जो इन्होंने किया। एक्चुअली पहले सब चीजें देखा है तो इतनी पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी, जबकि अब सारे लोगों को इन जनरल पता है कि हाँ अगर वो चाहते, जैसे मान लीजिए जिन नहीं बनना चाहते थे तो आप उसको बनने देते, या इस तरह कुछ डिस्कशन होता, या सरदार पटेल जी को बनने देते। मतलब अब वो एफिलिएशन विद गांधी जी का जितना भी अब मतलब फायदा उठा सकते थे ये उठा लिया उन्होंने। यही तो मतलब है उस चीज का। इन्होंने सब चीजों का फायदा उठाया। हाँ, सब चीजों का फायदा उठाया। हाँ, इन्होंने अपने पिताजी का जो वंशज बन गए, उनकी पीढ़ी अभी तक जो है वो हमारा जो है वो नाक में नकेल किए हुए हैं। और दूसरी बात तो ये थी और बाकी भी जो हमारी टेरिटरी थी वो मतलब बांट रहे थे। हाँ भाई तुम ये ले लो, है ना, बर्मा को कोको आइलैंड दे दिया, श्रीलंका को जरूर तुम ये ले जाओ, तुम ये सब रिलेशन बिल्डिंग का मतलब के नाम पे इन्होंने सब सारी चीजें इन्होंने ऐसे कर डाली। हाँ, है ना, तो मतलब जैसे गिफ्टिंग का कल्चर है ना, बिल्कुल कि गिफ्टिंग कल्चर में अच्छा ठीक है, आपको लेना है, हाँ, अच्छा लग रहा है, हाँ, लीजिए, हाँ ठीक है, लद्दाख जो है ठीक है, चाइना तुम्हें चाहिए ले जाओ, नॉट ए सिंगल ब्रास ऑफ क्या ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज हियर। बिल्कुल। तो यही था इनका, तो हर चीज को उन्होंने ऐसे किया। फिर जो इंडस वैली के जो इंडस रिवर के वाटर्स थे, उसमें 80 जो है MAF जिसको बोलते हैं क्या मिलियन एकड़ कुछ करके है, तो वो पानी पाकिस्तान को दिया। नदियां आपके पास है, अपर एग्रीगेरियन एरिया आपका है, आपने 80 उनको दे दिया, 25 अपने पास रखा बस। हाँ, ताकि आपका एग्रीकल्चर बढ़े ना बढ़े, उनका जरूर बढ़ जाए। हाँ, तो और फिर उनको डैम बनाने के लिए हमने 25-30 करोड़ भी दिए उसको 1950 तक। अच्छा। हाँ, मतलब इस तरह का तो वो है। और दूसरी चीज थी, अच्छा ठीक है चलो ये विभाजन हो गया, अब आपने ये बांट बूंट दिया अपने पॉकेट से निकाल के। जो उन्होंने दूसरा बड़ा सत्यानाश किया, उन्होंने अपने आप को बड़ा विजनरी बोलते थे कि मैं तो बहुत विजनरी हूं मैं। इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई रशिया वाली, सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों वाली, है ना, कि प्लानिंग होगी हमारी, हम प्लानिंग में ये करेंगे। प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया, सिर्फ जो है सरकारी लोग पब्लिक सेक्टर करेंगे। तो महाबलोनिस्ट टाइप के जो लोग थे वो 5 ईयर प्लान बनाते थे, और पूरा कम्युनिस्ट टाइप का वो था। तो हमारी ग्रोथ जो थी वो हार्डली 2% रही। चाइना, जापान, इंडिया जब 1947 में, जापान 1945 में उस पर बम गिरे, उसकी भी इकोनॉमी हमारे जैसे थी। चाइना भी जो है वो हमारे जैसा था बिल्कुल, क्योंकि जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में उसका बड़ा सत्यानाश किया। हाँ, तो सब खराबी मतलब बिल्कुल जीरो से, हम तीनों कंट्री जो है जीरो थे, जीरो पे स्टार्ट किए लगभग। हाँ, 1960 तक आते जापान ने कहाँ पहुंच गया, बिल्कुल 15 साल में। अगले 10 साल में चाइना ने कहाँ पहुंच गया, हम वहीं के वहीं रहे। तो मतलब मुझे भी लगता है कि बड़ा अजीब सा मतलब स्ट्रेटजी थी कि आप बिल्कुल भी लग रहा है कि सोच ही नहीं रहे हैं, या आपके पास इंफॉर्मेशन या इंसाइट की कमी थी, या विजन की कमी थी। और मतलब मुझे लगता है कि जबकि मतलब ऐसे रेपुटेशन बिल्डिंग में कितना नाम किया गया इनका, चाचा नेहरू बन गए, है ना, और 25 साल से लेकर के जितने भी मतलब एज के ग्रुप में लोग देखिए, सबको एक अच्छे रेपुटेशन की तरह लोग जानते हैं उनको। और जबकि देखा तो कोई अच्छा काम, मुझे भी ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक कोई बोला जाए कि हाँ बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम किया, वैसा मुझे दिखता नहीं ज्यादा। उन्होंने बस एक ही चीज पे लोगों को बहुत वो है कि हाँ उन्होंने IITs स्टार्ट की, चंडीगढ़ वो बनवाया। अब आप कुछ तो करोगे ही ना। हाँ, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि आप कुछ नहीं करोगे पूरे साल उसमें, बट आपको इंटरनेशनली देखा जाए तो आपकी जो कूटनीतियां हैं वो बहुत सक्सेसफुल कूटनीति कहीं नहीं रही है, सारी जगह पे आप फेलियर। हाँ नहीं, और जो फेल्ड जो इकोनॉमिक मॉडल था उसको अपनाया आपने। हाँ, फेल्ड इकोनॉमिक मॉडल, वो तो कम्युनिस्ट मॉडल को अपनाना तो बहुत बड़ा फेलियर मानता हूँ मैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल भी और आप बिल्कुल चाटपरता मोड पे आके कि हाँ चाइनीज और आप जो है बिल्कुल वो, जबकि वो कभी नहीं समझता। हाँ, उसने कभी नहीं बोला। हाँ, और हमें ही तरफ से वो ऐसे होता है कि हम तो भाई मतलब
ब्रदरहुड हो गए और ये हो गया वो सब चीजें। तो नेक्स्ट सर आते हैं इंदिरा गांधी पे। मतलब हाउ डू यू परसीव हर रोल एंड कैरेक्टर? वो इंदिरा गांधी भी पॉलिटिशियन थी। उन्होंने जो एक अच्छे काम जो किया वो 1971 वॉर को जितवाया, चाहे उनका जितना भी कंट्रीब्यूशन रहा हो, लेकिन उन्होंने जब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थी तो क्रेडिट कुछ तो मिलेगा ही उनको। तो 71 वॉर जो है उन्होंने आर्मी से जितवा लिया। और अब जिस कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो एक तरफा जीत थी हमारी, वो ऐसी जीत जो है 1200-1300 साल में पहली बार हुई हमारी। हमने उनके 93,000 लोग पकड़ लिए, ऐसा कभी नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम लड़ाई में पिछले 1300-1400 साल में। लेकिन लड़ाई के मैदान में तो हम जीत गए। फिर जब नेगोशिएटिंग टेबल पे जो है वो हम जो है उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। वो जब शिमला पहुंचे 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी को लेके आए, बेनजीर हुआ। तो ये इंदिरा गांधी जो है उसको मॉल रोड पे जाके उसको साड़ियां दिलवा रही हैं उसको, बहुत सारे गिफ्ट लेके गई। कभी आपने सुना कि जीता हुआ राजा जो है वो हारे हुए राजा को गिफ्ट लेके जा रहा है? मतलब ऐसा हुआ कि पाकिस्तान बिहेव कर रहा था जैसे कि वो जीता है और हम हारे हुए हैं। नहीं, पाकिस्तान ने हमेशा ही बोला कि वो जीता हुआ है। हाँ। आप उसके पेपर्स को देखिए, हाँ। सारी जगह पे देखिए तो उसने कभी अपनी हार तो कंसीड की ही नहीं। उसने तो हमेशा ही पेपर इंटरनेशनल, चाहे आप न्यूज देखिए कहीं देखिए, सब जगह पे ऐसे ही है। पाकिस्तान हैज ऑलवेज डिक्लेयर्ड, पता नहीं कैसे कर दिया क्योंकि बांग्लादेश तो अलग हुआ, उनके कंट्री के दो टुकड़े हुए, तो कैसे जीत जो है वो। एनीवेज जो भी है, तो हमने ऐसा बिहेव किया कि हम हारे हुए हैं। तो हमारा देश का प्रधानमंत्री जो है दूसरे देश के प्रधानमंत्री के लिए जो है साड़ियां खरीद रहा है जाके। फिर वो जो है क्या हुआ था 1940 में दिल्ली का म्यूजियम बन रहा था, जो नेशनल म्यूजियम है। तो लाहौर का म्यूजियम के ऊपर सिक्योरिटी नहीं थी, तो बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जो थे इंडस वैली के जो थे आज से 5,000 साल पहले, जो डांसिंग गर्ल और पैलेस किंग दो जो बड़ी फेमस हैं, वो नेशनल म्यूजियम में रखे गए थे। फिर 47 जब लड़ाई हुई तो उसमें ये सब चीजें भूल गए लोग कि अरे ये भी यहाँ पे रखा हुआ है, इसका भी बंटवारा होना है। बहुत सारी चीजों का बंटवारा हुआ नो डाउट, बट ये दो चीजें समहाउ मिस हो गई या नहीं दी गई। तो ये दोनों चीजें हमारे पास थी, बड़ी बेशकीमती। इंदिरा गांधी जो है इन दोनों को लेके गई, डांसिंग गर्ल और पैलेस किंग को, कि बताइए भुट्टो साहब आप कौन सा लेना चाहेंगे आप, जिनकी कीमत आज की डेट में नहीं तो कुछ नहीं 1,000 करोड़ तो कम से कम होगी ही होगी। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो जो डांसिंग गर्ल थी वो बिल्कुल न्यूड जो है वो स्कल्पचर है वो। तो भुट्टो ने कहा कि नहीं ये हमारे इस्लामिक कंट्री में ये अलाउड नहीं है ये। तो उन्होंने पैलेस किंग को वो लेके चले गए, जो आपने ध्यान है आपको, जो बिल्कुल मोदी जी जैसे दिखते हैं। जी जी जी, जी। तो हमने अब जो बिहेव किया वो ऐसा किया कि हम हारे हुए हैं। 93,000 लोगों को छोड़ दिया हमने, फ्लाइटों से जो है हमने उनको पहुंचाया लाहौर। और हमारे 45 लोग 55 लोग जो हैं वो वहां उनके पास थे, वो कभी वापस नहीं आए, हमने बात ही नहीं करी। तो बहुत बड़ी ये इंदिरा गांधी ने भूल करी। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार, इमरजेंसी जो लगाई, वो भी तो मतलब उससे बड़ा तो ब्लंडर हमें भी नहीं दिखता। तो उनको बोलते हैं आरएन लेडी, लेकिन कोई वो आरएन लेडी वगैरह को थी नहीं, वो एक नॉर्मल पॉलिटिशियन थी। उसके बाद सर एक राजीव गांधी के बारे में एक 1+ पॉइंट जो लोगों को लगता है, मतलब एज ए लीडर, जो उन्होंने कंप्यूटर वाला जो, हाँ बस एक वही दिमाग में आता है कि उन्होंने कंप्यूटराइजेशन को थोड़ा सी मतलब एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में लेके आए। तो उनकी ये बहुत बड़ी एक वो थी कि उन्होंने एक वो सेट किया कि हाँ कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए। समय मतलब मुझे लगता है कि जैसे उनकी डेथ 91 में हुई, हाँ। 92 में पीबी नरसिम्हा राव जी बने, और उसके बाद में लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का पार्ट हुआ। और उसी साल में बाबरी मस्जिद वाला भी केस हुआ। दोनों ही देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज या माइलस्टोन की तरह देखे जाते हैं। बाबरी मस्जिद तो खैर उसका एक अलग इतिहास है, 400 साल पुराना हो गया। अब एक राम मंदिर उस जगह पे बन गया, एक अलग इतिहास है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी और फिर मनमोहन सिंह और फिर मोदी, बस ये 3 लोग बचे हैं। फिर हम अपने इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो पहली बार एक कह सकते हैं कि नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट आई थी। अब लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट देखेंगे आप उनका,
पॉजिटिव पॉइंट तो पता नहीं क्या था, 5 ही साल उन्होंने राज्य किया, तो 5 साल में पॉजिटिव पॉइंट जो है वो मैं नहीं कह सकता, इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो हुई थी, बट 2 चीजें उनके राज्य में ऐसी हुई जो कि वो बताया कि हम लोग जो है फियरलेस, जो एक फियरलेस नहीं, उल्टा हम लोग कायर हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की। हाँ, एक तो वो इंडियन एयरलाइंस के का वो हुआ था, हाँ, वो कंधार IC 8114, तो हमने कितनी जो है कायरता से हमने उसका वो किया हमने, वो तो नंबर 1। नंबर 2 कारगिल वॉर होने के टाइम पे हुआ था, तो उसमें भी हम जो है हमारे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी किसी भी एंगल से। वो लोग 6-6 महीना आके बैठे रहे, हमें पता ही नहीं था, या पता भी था तो हम इग्नोर करते रहे। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि हम फिर इग्नोर नहीं कर पाए, तो फिर अगेन विदाउट स्ट्रेटेजी, विदाउट विजन, हमने अपने जो जवान थे वो भेजना शुरू कर दिया हमने, 2-3 के ग्रुप में, वो सब मर के आते थे। 1-2 को पकड़ लिया, सौरभ कालिया जो थे, उनके आंखें निकाल ली, उनके नाखून निकाल लिए, उनके क्या क्या किया गया उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुल मिला के हमारे करीब 1000 लोग जवान मारे गए उसमें, कारगिल वॉर में। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक जो न्यूक्लियर बॉम्ब जिसके पास हो, जिसके पास इतनी बड़ी आर्मी एयरफोर्स हो, उसके अपने ही कंट्री के अंदर 1000 जवान मारे जाएं, तो आप किसी भी एंगल से आप बोलें कि बड़ा अच्छा हमने परफॉर्म किया, तो उससे बड़ा झूठा कोई होगा नहीं। उसमें जैसे वो न्यूक्लियर परीक्षण वाला जो पार्ट हुआ था, वो तो सब वो सारा ऑप्टिक्स है वो। अच्छा, ऑप्टिक्स है। हाँ, वो ठीक है, परीक्षण किया तो किया, आप उससे डराने में कितना सक्षम रहे। भाई वो तो डरे नहीं पाकिस्तान। ये सब चीजें क्या होती हैं, टेस्टिंग वेस्टिंग, कि आप डरे, सब आपका दुश्मन डरे। वो तो मतलब आपने जैसे किया वैसे पाकिस्तान ने फिर कुछ अगले हफ्ते ही कर दिया उसने, हफ्ते बाद उसने कर दिया। तो वो न्यूट्रलाइज हो गया, तो वो तो बेकार हो गया वो। क्योंकि सैंक्शंस आपके यहाँ पे ज्यादा लग गए, हाँ, कंपेयर टू, क्योंकि उसको तो बताया गया कि उसने तो इन डिफेंस किया, और आपको जो है जिस आपने स्टार्ट किया तो आपको जो है सैंक्शंस का सामना देखा है। तो उस समय इकोनॉमिक सैंक्शंस बहुत हो गए उस समय के हिसाब से। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो भी बहुत अच्छी तो थी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेशनली जो है वो बहुत हुई। नेक्स्ट सर, मनमोहन सिंह पे आते हैं। हाउ डू यू परसीव हिज साइलेंस 10 years? ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई उनके टाइम पे, लेकिन उनके टाइम पे 2 जो सबसे बड़ी चीजें हुई, एक तो क्या था, 2 सबसे बड़ी चीजें में, एक तो उनके हर महीने जो है कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। हाँ, हर महीने 2010 से लेके कब आई है, 2014 में आई है, नहीं 2004 से लेके 2014 तक हर महीने उस टाइम पे कहीं ना कहीं इंडिया के किसी न किसी पार्ट में बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी बस स्टैंड पे, कभी मार्केट में। हाँ, मतलब दिल्ली में ही 7-8 बार हो गया उन 10 सालों में, बट उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर बॉम्बे में हुआ 2007-8 में जो हुआ था ताज होटल में, तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया, वो अपना ऐसे ही रहे, यासीन मलिक से हाथ मिलाते रहे वो। हम लोग एग्रेशन नहीं होना ये भी गलत ही है। हाँ, आप जितना टॉलरेट करोगे अगला बंदा उतना ही इंटॉलरेंट होता जाएगा वो। ठीक है, यू आर हम्बल, यू आर फाइन, यू आर सिंसियर, बट मुझे लगता है कि आप बिल्कुल भी जो भी चीज चल रही है आप उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे। ये तो करप्शन इतना हाई था। ठीक है सर, तो लास्ट में मोदी जी का 14-13 साल हो गए लगभग। हाँ, तो मोदी जी का क्या है, हम लोगों में जो है वो जो पिछले 30 साल में जो अवेयरनेस आई थी उसका परिणाम मोदी जी हैं। लोग उल्टा बोलते हैं कि मोदी जी के आने के बाद अवेयरनेस बढ़ी, मैं कहूँगा उल्टा था, पहले अवेयरनेस आई उसके बाद वो लोग आए, वो आए। तो उनका जो है वो तो अभी तक तो जो है हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले हिंदू राजा हुए हैं, समझ लीजिए आप, ये हिंदू प्रधानमंत्री या राजा जो भी बोले आप, वो हुए हैं। बाकी सब तो इस्लामिस्ट मोड में थे, बाकी सब लोग। अब बोले विचारधारा बिल्कुल, विचारधारा अलग है। और एटलीस्ट जो मोदी जी जो है वो इस टाइप के अगर कुछ अटैक हो रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ वापस तो कर रहे हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया, उससे पहले भी बालाकोट के टाइम पे भी जो है वो एयरक्राफ्ट भेजे थे, उरी के टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ तो वो रिटेलिएशन कर ही रहे हैं वो। तो एक उनके मोदी जी जो है वो एग्रेसिव है इस मामले में, कि ये जो एग्रेशन के बिना कुछ नहीं होगा। नंबर 1, नंबर 2, इकोनॉमिक प्रोग्रेस बड़ी अच्छी हुई है हमारी।
बहुत सारी उन्होंने चीज़ें की हैं कि इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट हो, स्पेशली जो है इकोनॉमिक अगर एंगल में देखें तो जो PLI जो उनका है सेमीकंडक्टर्स वगैरह के लिए वो बहुत सक्सेसफुल रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है। मतलब मुझे भी लगता है कि ये चारों तरफ, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज की डायरेक्शन में ध्यान है, मुझे लगता है कि सारी चीजों को आपको अगर देखना है, चाहे वो इकोनॉमिक पार्ट हो, चाहे वो सोशल कंपोनेंट हो, चाहे वो आपके जो गरीब तबका है उसका भी आप ध्यान रख रहे हैं, उसको जैसे अनाज या ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, खाते जो अकाउंट्स खोलना सभी के बिल्कुल बिल्कुल जो, तो मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजों का आई एम श्योर लाइक कि एक पूरी गवर्नेंस मॉडल है, एक पूरी मशीनरी है जो काम करती है। अभी समस्या क्या है कि हम लोगों की उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स उतनी जो एक्सपेक्टेशन है वो उनके पूरे करने का उनका शायद ना तो उनके पास वेयरवेदल है, ना ही वो समय है। हम चाहते हैं कि राम मंदिर बन गया तो उसके बाद काशी भी बन जाए, मथुरा भी बन जाए, सब हो जाए, तो बट आई थिंक उसके लिए टाइम चाहिए। हाँ, लेकिन मतलब एक्सपेक्टेशन होना भी स्वाभाविक है ना। हाँ, मतलब अगर बहुत सारे समय तक अगर आपको सप्रेस फील कराया गया, देन यू आर इन अवेकनिंग मोड, आप जागे हुए हैं तो आप एस्पायर ही करेंगे ना, आप सीखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, यही तरीका है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि हम सब चीजें एक साथ शुरू कर देंगे तो कैओस हो जाएगा कंट्री में, उनके एंगल से अगर सोचें, मतलब स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, कि सब चीज आप हैं तो पूरा जो है फिर तो रॉयट्स हर जगह होने लग जाएंगे, तो फिर आपको इकोनॉमिकली भी इंडिया को स्ट्रांग बनाना है, आपको ये सब भी करना है आपको, तो ये सब चीजें जो हैं। बट मेरा जो तो ये मैं उनसे, वो ठीक है, वो जिस स्पेस पे जा रहे हैं वो उनकी अपने कंपल्शन है उनके, तो वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं वो। बट मेरा उनसे एक ही मतलब वो है कि जिस पे मैं किताब लिख रहा हूँ घर वापसी पे जी, तो इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी कंट्री में उतना ज्यादा जो है वो कंट्री में रॉयट्स और कैओस होगा, उतना ज्यादा सोशल अनरेस्ट होगा। अब इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, वो लोग 30 करोड़ हैं, तो 30 करोड़ की माइनॉरिटी तो नहीं होती है ना, तो वो सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी समझ लीजिए आप, वो लोग हैं। तो आप उनको कैसे, आप उनको नेस्तनाबूद करेंगे या उनको कैसे जो है उनको अपनी विचारधारा में समाहित करेंगे, तो उसका सबसे जो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है वो है घर वापसी। तो जो 55 लोग हैं जो उनके दलित मुस्लिम्स हैं, उनको घर वापसी करवाना जो है वो बड़ा अच्छा मेथड है, मैकेनिज्म हो सकता है वो है। मतलब आपकी अगर जो रॉयट्स के कारण और जो सोशल अनरेस्ट है, आप ये जान लीजिए कि हर हफ्ते कहीं ना कहीं पे हर हफ्ते या हर महीने कहीं ना कहीं रॉयट्स होते हैं पूरे इंडिया में, 1 रॉयट ईच मंथ। हमारे हर फेस्टिवल पे रॉयट्स होते हैं, है ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। हमारा इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी डाइवर्सिफाइड है, मुझे लगता है कि तो आप उन लोगों को कैसे आप करोगे? 2 तरीके हैं, या तो आप जेनोसाइड करो, वो हमारे डीएनए में है नहीं, है ना। नंबर 2 है कि उन लोगों की पॉपुलेशन कम करो, किसी दूसरी तरीके से। पॉपुलेशन कम करना मतलब हमारा गोल है, हमारा पॉलिटिकल विजन क्या है कि इनकी पॉपुलेशन कम करो, हमारी पॉपुलेशन इंटैक्ट रहे, बढ़े भी ना तो हमारी इंटैक्ट रहे, उनकी कम होनी चाहिए, ये विजन है। अब इसकी क्या स्ट्रेटेजी है? स्ट्रेटेजी ये है कि नंबर 1 जो प्रोबेबल ऑप्शंस हैं, जो जेनोसाइड, वो हमारे डीएनए में नहीं है, हम नहीं कर सकते, ना ही हमारे अंदर कोई वो है, कुछ भी वेयरवेदल भी नहीं है, और ना ही मैकेनिज्म है कुछ कि हम उस टाइप का कुछ कर पाए हम। नंबर 2 फिर क्या है कि शांति से उनकी घर वापसी करो, उनको पैसों का लालच दो, ठीक है, कि भाई हम तुम्हें जो है एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम तुम्हें इतनी जमीन देंगे खेती के लिए, आप खेती करो, लेकिन आपको वापस आना है आपको, है ना। ओके, तो इस तरीके से, तो ये जो है आप जो मैं बात कर रहा था, जो रॉयट्स होते हैं, तो रॉयट्स में एटलीस्ट आप 1 पॉइंट जीडीपी आप अपना लूज कर रहे हो, हमारी जीडीपी ग्रोथ का। जीडीपी ग्रोथ अगर आपकी 7% है, अनरेस्ट नहीं होगा तो आपकी 8% होगी, तो 1% जीडीपी कितने लाख बिलियन डॉलर हो गया, है ना। उतना ही आप उसके आधा या उसका 10% आप घर वापसी पे इन्वेस्ट करो आप। हाँ, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप नेगेटिव की बजाय अगर पॉजिटिव में बिल्कुल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू आएगा। वैसे एक लास्ट क्वेश्चन है सर, मतलब एज ए नेशन भारत में मतलब बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत चैलेंजेस भी हैं, बट इन जनरल मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले कश्मीर में था
और उसके कुछ दिन पहले साउथ में था। मुझे लगता है कि इन जनरल जब भी मैं बात करता हूँ लोगों से, मतलब ग्रोथ या इकोनॉमिक जो पावर है उसके लिए सभी लोग एस्पिरेशनल हैं लोग, चाहे वो गवर्नमेंट मशीनरी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो इंडिविजुअल ही क्यों ना हो। बट आई एम श्योर कि जहां पर भी इस तरह के इश्यूज होते हैं, चाहे वो रिलीजन, कास्ट, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये सब चैलेंजेस शायद मुझे ऐसा लगता है कि अक्रॉस द ग्लोब बहुत सारे कंट्रीज में ही हिस्सा रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ ही होते हैं, सभी जगह पे हैं। क्या बांग्लादेश में नहीं है, या क्या यूरोप में नहीं है, क्या यूएस में नहीं है, सभी जगह पे है। हमारे यहाँ पे हाईलाइटेड थोड़े से ज्यादा है क्योंकि शायद इतने सारे लोग हैं, डिजिटल टाइम है, सभी लोग नॉइज मचाते हैं और फ्रीडम भी है, डेमोक्रेसी है। आप कम्युनिज्म होता या वैसा कुछ होती तो कोई भी चीज बाहर निकलती नहीं। हमारे यहाँ पे सब विजिबल थोड़े से ज्यादा है। बट व्हाट इज वन स्पेसिफिक मे बी मेजर इशू जिसको आपको लगता है कि इंडिया को सॉल्व करना एक प्रायोरिटी की तरह है? मतलब वन मेजर इशू जो टॉप प्रायोरिटी है। इकोनॉमिक पावर और सब चीजें तो मुझे लगता है कि चलनी चाहिए, लोग एस्पायर हो रहे हैं, लोगों की ग्रोथ इनएविटेबल है, इतना पोटेंशियल है इन जनरल मुझे लगता है कि इंडिया में कि उसको कोई रोक ही नहीं सकता। बट इश्यूज को रिजॉल्व करना भी गवर्नमेंट का या नेशन, हम सब लोगों का भी एक जिम्मेदारी है। व्हाट इज द मोस्ट प्रायोरिटी इशू क्या है जिसको सॉल्व करना चाहिए? मतलब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना सबसे, उसको प्रमोट करना। हम सर्विसेज में बहुत आगे हैं, लेकिन जब तक कि मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएंगे तब तक हम ना तो सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, ना ही जो है हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। तो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में को प्रमोट करना, मेक इन इंडिया को जो है, मेक इन इंडिया बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है अभी तक, तो उसको उस पे फोकस जो है वो हमारी सरकार का होना चाहिए। ओके, सो दैट इज वन थिंग व्हिच इज द मोस्ट प्रायोरिटी पॉइंट इंडिया शुड फोकस अपॉन। तो उसमें क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा एक मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, और हम लोग हर चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं नॉर्मली, जो भी चीजें एटलीस्ट जो आईटी का जो है जितना भी हार्डवेयर है, हम आज एक रैम भी नहीं बनाते हैं, है ना। जितने अभी कुछ मोबाइल्स बनने शुरू हो गए हैं, एप्पल की वो लग गई है, अदरवाइज जो है सब हम असेंबली ही कर रहे हैं। लैपटॉप का भी अधिकतर कंपोनेंट जो है हम बाहर से ही ले रहे हैं। तो ये चीजें जब तक कि हम नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम उसमें, R&D में, मैन्युफैक्चरिंग में, हम लोग जितना ज्यादा सप्लाई चेन हम डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस करें, तभी शायद हम सेल्फ रिलायंट भी होंगे। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ेगा तो शायद अपने आप ग्रोथ आएगी। आप दूसरे लोगों को ब्लैकमेल भी कर सकते हो, जैसे चाइना ब्लैकमेल करता है कि भाई हम रेयर अर्थ जो है, जो मिनरल्स है, हम नहीं देंगे। मतलब ब्लैकमेल मतलब यू हैव दैट पावर। यस, मतलब स्ट्रेंथ और पावर जो है ये वैल्यू तो लाती है ना। मतलब यू कैन नॉट सप्रेस द पावरफुल पर्सन। यस, तो मतलब आप सप्रेस जो है वो हमेशा लिंक्ड होता है कि जो पिरामिड में सबसे नीचे हैं, आप ऊपर वाले कैसे सप्रेस करेंगे? बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि वो बात बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं आपको यू हैव टू बिकम दैट एक्चुअली सॉलिड पावरफुल कंट्री जो शायद सेल्फ रिलायंट हो, अपने आप में सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट 50, 60, 70% तो करें। आप सिर्फ 5%, 10% मैन्युफैक्चरिंग पे आप ग्रोथ मॉडल एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये तो सरकार का हो गया। एक व्यक्तिगत रूप से भी हमारी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। एक तो जो है नंबर 1, हम अपने जो शास्त्र हैं वो हम भूलते जा रहे हैं। रामायण, महाभारत, वेद, पुराण हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, हम भी उनको मजबूर नहीं करते हैं। मजबूर मतलब कि हम मतलब इंसेंटिव नहीं देते हैं उनको कि बेटा तुम पढ़ो, हमारे घरों में ही नहीं होते हैं, है ना। तो हम क्या संस्कृति से हम टोटली डिस्कनेक्ट हैं इस समय, कट ऑफ हैं। टोटली एग्री। और मुझे लगता है कि मतलब इंडिया में इतनी जो सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ है, वो इतनी ज्यादा है, और हमें लगता है कि हमने शायद कभी ऐसा उसको एडवोकेट नहीं किया। मतलब हम इतनी सारी चीजें हमें जो मतलब मुझे लगता है सब स्टैंडर्ड सिविलाइजेशंस हैं, अमेरिका की, उसकी तो कोई सिविलाइजेशन नहीं मानता हूं मैं, या यूरोप की, इनकी तो लेगेसी नॉलेज है ही नहीं। लेकिन इंडिया की इतनी सारी लेगेसी नॉलेज है और इतनी सिविलाइजेशन स्ट्रेंथ है जो कि कितनी ही मतलब आउट कंट्रीज को एक तरीके की सिखा सकता है ना। कल्चर है, एजुकेशन है, सब चीजों में।
तो वो एक कंपोनेंट तो बनना तो चाहिए। मुझे भी लगता है कि सिविलाइजेशन स्टैक बना करके इंडिविजुअल को भी और शायद कंट्री को भी उस तरह की चीजों को एडवोकेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जैसे आपके साथ भी हम लोग पॉडकास्ट इसीलिए करते हैं, हमारा मेन जो वर्क एरिया है, कार्य क्षेत्र है, वो तो क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी एफिशिएंसी है। बट हमें खुद भी इस चीज को लगता है कि मतलब हाउ वी डोंट नो अबाउट आवर ओन कल्चर एंड लेगेसी नॉलेज, जो कि इतनी, आप सोचिए आपके साथ बैठे बैठे हमने 2400 साल की हिस्ट्री के बारे में बात की, और चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के और आज के जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक सबके बारे में हमने बात की। इतनी लंबी लेगेसी आप सोचिए किस कंट्री की है बताइए? किसी की नहीं। हाँ, बिल्कुल कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन जो बोलते हैं 10,000 साल से चल रही है, वो हमारी ही है। हमारी है। इसके पहले की भी आप सोचिए, अभी तो वो बातचीत हुई नहीं, हम तो महाभारत पे नहीं गए, रामायण पे नहीं गए, उसके अलावा कितनी सारी जो है। सही बात है। तो हमें लगता है कि इतनी वो सिविलाइजेशन स्टैक अगर हम लोग बनाएं और उसको एडवोकेट करें, शायद मतलब विश्व स्तर पे भी बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल हो सकती है। और दूसरा है शास्त्र के साथ इतिहास पढ़ना। तो जो हमारे जो हिंदू हैं, हम लोग 80-75% है, समझ लीजिए 70 से 75% है ना, उसमें 30% करीब सेकुलर है, मोटा मोटी अब एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट 30% सेकुलर है। वो सेकुलर क्यों है? क्योंकि उनको अपनी हिस्ट्री नहीं पता है, उनको नहीं पता है कि टिप्पू सुल्तान ने क्या किया, उनको नहीं पता है कि जो है ये तुगलक और इन लोगों ने क्या किया, गजनवी और अकबर ने क्या किया। अकबर बाय द वे लीस्ट एबल था सारे मुगल्स में। अच्छा, लीस्ट एबल था वो, लेकिन लीस्ट है ना। बहुत सारे लोग उसको एक्स मुस्लिम भी बोलते हैं, फर्स्ट एक्स मुस्लिम ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब जो भी थी बट लीस्ट वो था वो। तो हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। हमारे सेकुलर, जैसे मैंने पहले बोला ना आपको कि इतने मंदिर तोड़ दिए, इतने लोगों को कन्वर्ट कर दिया, इतने लोगों को मार दिया, इतने लोगों के साथ रेप किया, वो सब एक तरफ, और एक हिंदू मंत्री था वो एक तरफ। तो जब तक इतिहास नहीं पढ़ेंगे वो जो है वो तब तक जो है वो सेकुलर खत्म नहीं होगा, सेकुलरिज्म। तो अपना इतिहास पढ़ना है, और एनसीईआरटी की बुक चेंज होने से रही, वो वैसी की वैसी रहेंगी। हम लोगों के एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला ही है कि हमने कोई इतिहास चेंज नहीं किया, वही की वही बुक है, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो इससे ये पता लगता है कि वो लोग कभी चेंज भी नहीं करेंगे। तो क्या है कि हम जैसे लोग जो हैं वो, जैसे हम लोग जो हैं पानी अच्छा नहीं आ रहा तो आरओ वाटर लगा रहे हैं, जाड़ों में एक्यूआई बड़ी खराब होती है तो एयर प्योरीफायर लगा ली है। तो इसी तरीके से एनसीईआरटी की बुक जो है के साथ साथ हमारी बुक भी पढ़ाएं, आपकी बुक पढ़ाएं, बिल्कुल। तो हम लोगों की बुक पढ़ें, तो ये नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं, एक्चुअल हिस्ट्री लिखी गई है कि क्या हुआ हमारे साथ। तो जो मिस्टेक्स हमने करी हैं पहले, वो अब दोबारा नहीं होनी चाहिए जी। तो यही इतिहास का सबसे बड़ा लेसन होता है जी। तो इससे सीखना बड़ा जरूरी है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मुझे लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ पीपल लाइक अस। थैंक यू। और हम सब लोग को आपका जो नेक्स्ट बुक है, 6th बुक है, उसको हम लोग बिल्कुल आशा करते हैं कि अच्छे से सक्सेसफुल रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। और हमें आशा है कि आपको ये थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट का भी पसंद आया होगा, क्योंकि मतलब ये पॉडकास्ट में एक बहुत डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ जो हम लोगों ने डिस्कशन किया आज। कितने सारे लीडर्स के बारे में हम लोगों ने शायद नाम सुना है, उनके बारे में शायद पढ़ा है अपनी बुक्स में कहीं ना कहीं पे, बट सर के हिसाब से जिस तरीके से उन्होंने स्पेसिफिकली पर्सन टू पर्सन, लीडर टू लीडर बताया, अपने आप में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इस पॉडकास्ट के थ्रू आप सब लोगों को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब लोगों का। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन टू अस, यू कैन राइट टू अस एट social@greentree.global। अगर आपका सर से कोई स्पेसिफिक क्वेरी और सजेशन है, यू कैन राइट टू हिम ऑन हिज लिंक्डइन प्रोफाइल। विल लिंक हिज लिंक्डइन प्रोफाइल इन आवर चैनल डिस्क्रिप्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।